जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आप कल ही पहुंचे। चलिए विराजमान करते हैं जिनवाणी। बोलिए मुग्धा जी। शाद्वादनय शतद्रव्य गुणकायाय और प्रमाणिका जन कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसानिका कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार उसके लिए जिनवाणी आपको वंदना शतबार है, वंदना शतबार। आज किरण जी भाई साहब नहीं है, आप बोलिए। अशोक जी आप बोलेंगे तीसरी पुस्तक का मंगलाचरण। जी बोलिए। केवल नानक जोइए छोदवमुनिज्यं पवाई नमियोनिजिणं गणिनो गगनियोगं गणीयसारम् अरहंत भासियत्तम गणहर देवे गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान महो वही शीर्षां पयाणी सुबारह कोटि सयेण तुलक तिरासी ज्योति वरेण सहस 58 पंचमियाणी सया प्रणमामि जिणिंदवाणी जय उदर सेन नाहो जैन महाकम पैड पाहुड़ सेलो बुद्धि सिरेनुदरियो समप्यो पोपयंतसन। सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली, मुख केवली, उपसर्ग केवली, समुद्गात केवली, अंतकृत केवली, अनुबद्ध केवली भ्यो नमो नमः। तीर्थंकर उपदेशुताय नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारिक धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। षटखंडागम के 5 खंडों पर आचार्य वीरसेन ने 16 टीका लिखी है और वह 16 पुस्तकों में षटखंडागम के मूल सूत्रों के साथ में प्रकाशित हुई है। तीसरी पुस्तक में द्रव्य प्रमाणानुगम का वर्णन आया है। सूत्रों की रचना भूतबली आचार्यों ने की है और हमारा वर्तमान में सूत्र नंबर 42 चल रहा है। इस 42 नंबर सूत्र में संख्या बताई जा रही है किसकी? मनुष्य गति जीव की मार्गना शुरू हो गई है। हमारी तिर्यंज गति मार्गना में पहले नरक गति की बात हुई, फिर तिर्यंज की हुई और अब किसकी चल रही है? मनुष्य गति की मार्गना की बात चल रही है। मनुष्य के भेद ही होते हैं, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, मनुष्यनी और पर्याप्त मनुष्य। यहाँ पर पंचेंद्रिय भेद नहीं करते हैं क्योंकि तिर्यंज गति में तो एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय पाए जाते हैं, लेकिन मनुष्य तो सभी पंचेंद्रिय होते हैं। इसलिए आचार्य ने तिर्यंचों में 5 भेद किए, लेकिन मनुष्य गति मार्गना में 5 भेद किए। अभी हमारी सूत्र नंबर 42 के आधार से सामान्य मनुष्यों की बात चल रही है। ये देखिए सूत्र है, थोड़ा समझते हैं इसको। हाँ, आगे का विषय बढ़ाएंगे, लेकिन पहले इस चार्ट को समझ लेते हैं, फिर आगे इससे बढ़ाएंगे ताकि आगे समझने में इजी रहे अपने को। हाँ, मुग्धा जी पढ़ेंगे आप। खेतेण खेतेण सेढ़िए असंख्य विभागो तिस्से सेढ़िए आयामो असंख्य जाओ जोयन कोडिओ मनुष्य मिच्छा इट्ठिहि रुवा पक्षित एहि सेढ़ी अवहिरधि
अंगुल वर्गमूलम तदीय वर्गमूल गुणिदेन। पढ़िए ये आगे का हिंदी में पढ़ना। उर्मिला जी जैन दिखता आपको? क्षेत्र की अपेक्षा उर्मिला जी आए हैं आज। क्षेत्र की अपेक्षा जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग प्रमाण मनुष्य मिथ्या दृष्टि है। उस श्रेणी का आयाम अर्थात जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग रूप श्रेणी का आयाम असंख्यात करोड़ योजन है। सुचुंगुल के प्रथम वर्गमूल को सुचुंगुल के तृतीय वर्गमूल से गुणित करके जो लब्धावे उसे शलाका रूप से स्थापित करके रूपा मूल, त्रिमूल व एकाधिक 13 गुण स्थानवर्ती राशि से अधिक मनुष्य मिथ्या दृष्टि राशि के द्वारा जगत श्रेणी अपहत होती है। नहीं, कितनी बातें आई हैं यहाँ पर? क्या बताएं आप बता सकते हैं कितनी बातें बताई है? एक तो जगत श्रेणी के बारे में बताया है। हाँ, उसके प्रथम वर्गमूल को तृतीय वर्गमूल से गुणित करके, तृतीय मूल से गुणित करके क्या बताया? जो लब्ध आवे उसके सुचंग फिर से देखते हैं इस चार्ट को। शलाका रूप से स्थापित करना। हाँ, क्या मतलब होता है इसका, कुछ बताएंगे आप लोग? अच्छा अशोका जी पहले बताए, पहला जहां जहां पर पूर्ण विराम आए ना वहां पर रुकना। पॉइंट नंबर 1 में क्या बताया? क्षेत्र की अपेक्षा से जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग प्रमाण जो है मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव राशि हैं, उनका प्रमाण बताया। हाँ, उसका प्रमाण बताया। जीव राशि का प्रमाण बताया कि जीव राशि मिथ्या दृष्टि मनुष्यों की कितनी है कि वह जो है क्षेत्र की अपेक्षा से जगत श्रेणी का असंख्यात भाग मात्र है। फिर आगे बताया उन्होंने कि उस श्रेणी का आयाम कितना है। कौन सी श्रेणी का? जो जगत श्रेणी बताई उन्होंने कि जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण है। तो जगत श्रेणी तो 7 राज्यों की होती, फिर उसका ये कहां? तो उसका असंख्यात भाग प्रमाण बताया ना, असंख्यात भाग बताया उन्होंने कि मिथ्या दृष्टि जीव राशि है। तो उस श्रेणी का समझाएंगे असंख्यात भाग का क्या मतलब हुआ? एक भाग उसका, एक संख्यात भाग उसका ये बता रहे हैं ना कि जगत श्रेणी के असंख्यात भाग रूप जो श्रेणी आयाम है वो जैसे जो है मेरे पास में 100 संख्या, तो उसका दूसरा आधा भाग क्या होगा? 50 होगा। ठीक है ना, 50 होगा। तो जगत श्रेणी को 2 से भाग देंगे तो ये आ गया, 2 का भाग दिया। अच्छा 10वां भाग क्या होगा? 10 होगा। श्रेणी का 10वां वर्गमूल। नहीं वर्गमूल का नहीं, वर्गमूल नहीं आया, वर्गमूल की बात नहीं है। मैं तो 100 10वां भाग 10 होगा। 10 ही होगा। 10 आपने बताया, ठीक है बिल्कुल ममता जी, क्योंकि अपन 100 में 10 का भाग देंगे, 100 का 10वां भाग 10 होगा, है ना। 100 का 5वां भाग कितना होगा? 20 होगा। अब यहाँ पर 100 की जगह पर क्या लेना है उषा दोषी? जगत श्रेणी लेना। क्या लेना है? जगत श्रेणी। पुस्तक है आप लोगों के पास में? पुस्तक देखिए, जगत श्रेणी पहले में लिखा है ना, क्या लिखा? पहले में पढ़ेंगे क्या लिखा है? जगत श्रेणी के असंख्यात भाग रूप श्रेणी। जगत श्रेणी का असंख्यात भाग, इसी को समझ रहे हैं ना अशोका जी? क्या समझ? जगत श्रेणी का असंख्यात भाग समझ रहे हैं। तो हमने प्रश्न क्या पूछा कि असंख्यात भाग क्या मतलब है, कि जगत श्रेणी कौन संख्या अनंत है, संख्यात है, क्या असंख्यात है, क्या असंख्यात है? जगत श्रेणी किस में आती है? असंख्यात में। तो बताएगा कौन सी धारा में आती है जगत श्रेणी? गंधारा में आती है। बहुत बढ़िया, द्विरूप गंधारा में, मंजुला जी ने बताया, बहुत बढ़िया, द्विरूप गंधारा में आती है। मतलब अष्टरूप धारा भी कहते हैं उसको, गंधारा भी कहते हैं, दोनों उत्तर सही है, गंधारा में आती है। तो जहां पर जगत श्रेणी आती है वहां पर द्विरूप वर्गधारा में क्या आएगा? तो गंधारा में आया तो द्विरूप वर्गधारा में क्या आएगा? 256 आएगा। नहीं, बात ही नहीं, हम तो जगत श्रेणी की बात कर रहा हूँ। जगत श्रेणी का प्रथम घनमूल आएगा, जगत श्रेणी का घनमूल आएगा। क्योंकि हमारा क्या फॉर्मूला कि जो स्थान द्विरूप वर्गधारा में होता है उसका घन नीचे होता है। जैसे पनट्टी है तो पनट्टी का घन धारा में आएगा। हम यहाँ पर उल्टा चल रहे हैं। हम कहाँ पर खड़े हैं? हम खड़े हैं घन धारा में खड़े हैं, और घन धारा में स्थान का नाम क्या है? जगत श्रेणी है। तो अगर उल्टा जाना तो क्या करना पड़ेगा? घनमूल निकालना पड़ेगा। मतलब जगत श्रेणी का घनमूल जो होगा
वह आएगा दीर्घ वर्ग धारा में। और जगत श्रेणी का घन कहाँ पर आएगा अशोका जी? घनागन धारा में आएगा। नीचे जाएंगे ना तो घनागन धारा में आएगा, क्योंकि हमने क्या देखा था, आप लोग भूल जा रहे हैं, दीर्घ वर्ग धारा में जो स्थान है उसका घन जो है उसी स्थान पर घन, उसका घन आएगा घन धारा में, और उसके घन का घन आएगा घनागन धारा में। जैसे 16 है तो 16 का घन आएगा घन धारा में, और 16 के घन का घन 16⁹ वो आएगी घनागन धारा में। लेकिन जगत श्रेणी क्या, जगत श्रेणी दीर्घ वर्ग धारा में नहीं आती, जगत श्रेणी घन धारा में आती है। जगत श्रेणी कहाँ आती है? घन धारा में आती है। तो जगत श्रेणी का दीर्घ वर्ग धारा में कौन सा स्थान होगा और जगत श्रेणी का घनागन धारा में कौन सा स्थान होगा, ये हमने आपसे पूछा था। तो चूंकि 20 से ऊपर जाएंगे तो उसका घनमूल हो जाएगा, और नीचे जाएंगे तो उसका घन हो जाएगा। मतलब जगत श्रेणी को ज माना तो ज का घनमूल ऊपर आएगा और ज का जो है घन जो है नीचे आएगा। सामान्य से क्या करते हैं कि 16 है तो 16 का घन और 16 के घन का घन आता है, लेकिन हम तो यहाँ पर जगत श्रेणी दीर्घ वर्ग धारा में नहीं आती। जगत श्रेणी कहाँ पर आती है? उसका स्थान ही नहीं है, मतलब इसलिए यहाँ पर ऐसा करना पड़ा। अब यहाँ बता रहे कि जो जगत श्रेणी है उसकी में जो प्रदेशों की संख्या है, उस संख्या का असंख्यात भाग कौन है? सामान्य मनुष्य की जीव राशि। मनुष्य जीव राशि कितनी है? जगत श्रेणी के असंख्यात भाग। हमने जब देखा था तो जगत श्रेणी के 12वां वर्गमूल कौन थे? दूसरे नरक के नारकी थे। कितने थे? दूसरे नरक के नारकी की तरह जगत श्रेणी को 12वें वर्गमूल से भाग दिया था। लेकिन यहाँ पर जो असंख्यात भाग है तो उस असंख्यात का प्रमाण क्या है कि सुचुंगुल के प्रथम वर्गमूल को किससे भाग देना, गुणा करना है? सुचुंगुल के तृतीय वर्गमूल से गुणा करना है, ठीक है ना। सुचुंगुल के प्रथम वर्गमूल को सुचुंगुल के तृतीय वर्गमूल से गुणा करें तो जो आएगी राशि उससे जगत श्रेणी को भाग दें तो हमें मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव राशि आएगी। यह इस सूत्र के अंदर आचार्य ने हमको बताया है। ये सूत्र है ना, ये सूत्र में ये बताया गया। क्या बताया कि जगत श्रेणी है, इसमें सुचुंगुल का मूल का हमेशा सुचुंगुल का प्रथम वर्गमूल गुणित सुचुंगुल का तृतीय वर्गमूल गुणित करके जो लब्ध आवे उसको इससे भाग दिया तो ये यहाँ पर आ गया मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव राशि। इसको आचार्य ने क्या बताया? कुछ शलाका के रूप में बताया, कोई बात नहीं, मतलब वो संख्या वही है। अब मेरा प्रश्न है कि जगत श्रेणी को मूल 3 मूल 1 से भाग दे रहे हैं तो अव्वार काल कितना है? मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव राशि निकालने के लिए अव्वार काल कितना है? 64 64 64 कहां पर आता है? 64 जगह से असंख्यात में पता ही नहीं 64 कहां से आ गया? मूल 3 से 32-33 का इसे सब संख्यात है। अगर मेरे को तो अव्वार काल पूछना है। यह सूत्र में दे रखा है ना कि जगत श्रेणी को मूल 1 और मूल से 3 से गुणा करेंगे तो मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव राशि आएगी। तो इस सूत्र में अव्वार काल कितना है? अव्वार काल को हमने बोला था भागाहार। क्या कहता? भागाहार। यहाँ पर किससे भाग दे रहे हैं? मूल 1 को गुणा करके मूल 3 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर अव्वार काल हो गया सुचुंगुल का प्रथम वर्गमूल गुणा सुचुंगुल का तृतीय वर्गमूल। तो जिससे भाग देते हैं वही अव्वार काल होता है। यहाँ पर किससे भाग दे रहे हैं? सुचुंगुल के प्रथम वर्गमूल को सुचुंगुल के तृतीय वर्गमूल से भाग दे रहे हैं। ये तुम्हारे सूत्र चल रहा है ना? 1024 शायद। गलत है, गलत है। कोई 1024 आता ही नहीं है। 1024 तो संख्या है। ये पहला वर्गमूल 4 मुझे नहीं पता कितना होता है 4। भगवान ने असंख्यात को 4 कैसे कह सकते हैं? नहीं, वो अंक समदृष्टि। अभी हम समझाने की बात, वो ये तो अर्थ अंक समदृष्टि की बात कर रहे हैं, हम तो सूत्र की बात कर रहे हैं। मतलब वास्तविक फिगर की बात करें, मतलब जो रियल में है वो मानना तो कर अलग बात है। आप तो हाथी को घोड़ा मान लो, उससे मुझे क्या मतलब है? आपने बिल्ली को शेर मान लिया, उससे मुझे क्या मतलब है? मुझे तो यहाँ पर सूत्र में जो अर्थ समदृष्टि बोली आचार्य ने बोला है कि जगत श्रेणी को सुचुंगुल के प्रथम वर्गमूल से सुचुंगुल के तृतीय वर्गमूल से गुणा करने पर जो राशि आए उससे भाग देने पर मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव राशि आती है। आचार्य ने भी बताया कि जो भागाहार होता है उसको अव्वार काल कहते हैं।
तो जगत श्रेणी को अव्वार काल से भाग देने पर मनुष्य मिथ्या दृष्टि जैसी आएगी। तो अव्वार काल कितना है कि सुचुंगल का प्रथम वर्गमूल। अभी तो कोई वास्तव में कोई बात ही नहीं की, अपन तो सूत्रों को पढ़ रहे हैं ना, सूत्रों को पढ़ रहे हैं। सुचांगुल भी तो फिर गंधारा में आता है। सुचुंगल है, सुचांगुल भी तो गंधारा में आता है। नहीं, सुचुंगल गंधारा में आता है, सुचुंगल तिरुपरगधारा में आता है, सुचुंगल तो तिरुपरगधारा में। कहाँ पर? पल्ले, सागर, अंगुल। पल के बाद जितने स्थान पर पल्ले है उसके स्थान आगे जाएंगे तब अंगुल आएगा। अंगुल आएगा। अपन तिरुपरगधारा में अपना पनट्टी इकट्ठी ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे तो आवली आएगा, उसके बाद में पल्ले आएगा, जितने स्थान पर पल्ले आएगा उतने ही स्थान पर आगे जाएंगे तो सुचुंगुल आएंगे, उसके आगे वाला वर्ग स्थान प्रतरांगुल होगा। ये तो बात बहुत बार हो गई अपनी, अंगुल प्रतरांगुल। किरण जी भाई साहब आप आगे, हमें मंगलाचरण करना है, अभी बाकी है आपका। 256 ही आएगा। 256 क्या? वो तो 256 तो ये हमारी बच्चा भी जानता है। असंख्यात, हम तो असंख्यात की बात कर रहे हैं। असंख्यात तो मनपर्य ज्ञान और अवधि ज्ञान का विषय हमें तो नहीं है। हम तो नहीं बता सकते कि 64 के 65, हमें 64 तो संख्यात हम बता सकते हैं, 64 अधिकारी मुनि है। उसे संख्यात भाग करेंगे तो एक भाग वो होगा, ऐसा होगा। यहाँ पर हम सूत्र की बात कर रहे हैं, अर्थ समदृष्टि की बात कर रहे हैं, मतलब वास्तविक में क्या है। हर जगह जगत श्रेणी का 12 वर्गमूल, हमें नहीं पता 12 वर्गमूल कितना होता है, वो तो मनपर्य और अवधि का बात है, आचार्य बता रहे, हमने बता दिया। हाँ, अंग समदृष्टि में समझने के लिए माना कि अगर ये ऐसा है तो वो बात अलग आएगी, जब आएगी तब बात करेंगे। अभी तो अंग समदृष्टि की बात नहीं चल रही है, अभी तो प्रमाण, द्रव्य प्रमाण की बात चल रही है। समझ आ गया? समझ आ गया ना। जैसे मिथ्या दृष्टि 13 थोड़ी नहीं होती, मिथ्या दृष्टि तो अनंत में। वो तो अंग समदृष्टि में जब बात करेंगे तब बात करते हैं 13 माना 16 माना। क्या जीव 16 होते हैं क्या? 16 तो हम गिन लेंगे, लेकिन जीवों को तो एक आलू के जीव आप नहीं गिन सकते, देख नहीं सकते, बता नहीं सकते, क्या बात करते। मुंबई के जीव नहीं गिन सकते, दिल्ली के जीव नहीं गिन सकते हैं, और आप 16 बोल रहे हैं सर। वो तो मानने वाली बात है ना, वो बात यहाँ पर नहीं आ रही। तो मैंने सिर्फ पूछा कि अव्वार काल है। अब ये क्या है, यहाँ पर जो भी संख्या आती है उसको आचार्य कहते हैं रूपाधिक है। जैसे अपने एक बार मैंने बताया था कि द्विरूपवर्गधारा में जो इकट्ठी है उसमें तो एक संख्या कम कर दे, एक कम कर दे तो समस्त द्वादशांक के श्रुतों की संख्या आती है। ये बात बताई थी एक बार कि छठे गुण स्थान में जितनी संख्या है एक कम कर दे तो जिनवाणी के 12 अंगों के अपनरक्त अक्षरों की आती है, जो 20 अंक प्रमाण है। अब यहाँ पर जो संख्या आ रही है भाग देने से, उसमें से एक कम कर दे तो मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव राशि आएगी। मैंने जो आएगी कौन जाएगी? रूपाधिक आएगी, एक अधिक आएगी। इस रूपाधिक का खुलासा आगे बहुत आने वाला है, तो मन वही समझेंगे। अभी तो मैंने यहाँ समझे कि मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव राशि कितनी है, ये बताया। अब ये यहाँ पर क्या होगा कि अव्वार काल कितना है कि सुचुंगुल का प्रथम वर्गमूल, तृतीय वर्ग। तो आचार्य इसका भाव भाषण कराने के लिए, क्योंकि जगत श्रेणी कितनी होती है, कौन बताएगा जगत श्रेणी कितनी होती है? 65,536। 7 राज्यों की जगत श्रेणी होती है। तो अंगणित मुझे पता ही नहीं है, वो आप बोल रहे हो गलत है। जो 65,536 बोल रहे हो वो गलत है, वो तो संख्यात राशि है। भाव भाषण करने के लिए वो पनट्टी जो है वो मानी हुई राशि है, अपने को समझने के लिए। वो तो भाव भाषण के लिए नहीं है, वो अंगणित को सॉल्व करने के लिए। नहीं, मतलब अपने को पता भी चल जाना चाहिए ना कि वो कितना है। भाव भाषण करने के लिए तो विकल्प बताएंगे, खंडित भाजित विरलित अपृत करेंगे, वो बात। अंग समदृष्टि की बात करते हैं। तो अब यहाँ पर जो अव्वार काल कितना है कि सुचुंगुल का प्रथम वर्गमूल गुणा सुचुंगुल का तृतीय वर्गमूल। तो आचार्य इसमें भी सब लगाएंगे, खंडित भाजित विरलित अपृत सब लगाएंगे। तो मान लो अधस्तन विकल्प लगाना है। क्या लगाना अपने को? अधस्तन विकल्प लगाना। तो कैसे लगाएंगे अधस्तन विकल्प? जहां पर सुचुंगुल है उसका अधस्तन विकल्प क्या होगा? प्रथम वर्गमूल। प्रथम वर्गमूल, बहुत बढ़िया। और सुचुंगुल का प्रतरांगुल से ऊपर जाएंगे तो वो उपरितन विकल्प हो जाएंगे। मुक्ता जी ने सही बताया। मतलब हम सुचुंगुल पर खड़े हैं तो अधस्तन विकल्प में क्या लेंगे? सुचुंगुल का प्रथम वर्गमूल, सुचुंगुल का द्वितीय वर्गमूल, सुचुंगुल का तृतीय वर्गमूल, ऐसे नीचे उतर जाएंगे। और उपरितन विकल्प क्या होंगे मुक्ता जी? 256 ऐसे हो जाए। नहीं कुछ हुए, आचार्य वीरसेन जी नाराज हो रहे हैं आपसे। प्रतरांगुल बोलिए आप उसको।
सुचुंगल का प्रथम वर्ग का नाम उन्होंने प्रतनांगुल बताया। हाँ। हाँ, उसके आगे आप बोल सकते हैं प्रतनांगुल का वर्ग, उसके वर्ग का वर्ग वो बोल सकते हैं, लेकिन सुचुंगल के आगे का वर्ग बोलेंगे तो वो तो नाराज हो जाएंगे। प्रतनांगुल बोलना पड़ेगा। अब क्या बोलना का? प्रतनांगुल बोलना पड़ेगा, है ना, बराबर है। तो ये अपना वर्ग हो गया। अब अधस्तन विकल्प लगाएंगे और सुचुंगल के प्रथम वर्गमूल पर लगाएंगे, ठीक है। तो सुचुंगल को प्रथम वर्गमूल पर अधस्तन विकल्प बनेगा कि नहीं बनेगा, और बनेगा तो कैसे बनेगा? गणित मत करो, पहले सोचो। गणित करना, गणित की बात चली गई है, आप कोई भी गणित का करने का प्रयास मत कीजिए। मैंने बता दिया गणित खत्म हो गई, मिथ्या गए, सब गए, वो सब गए, तीन गए, सब गए। अभी तो जैसे हम चल रहे हैं भागवत समझने का प्रयास करो, हमको सिर्फ यही बनेगा। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, और कोई उत्तर है? चलो कैसे बनेगा, हमें क्या बनाना है, उत्तर क्या लाना है? उत्तर क्या लाना है? प्रथम वर्गमूल बनाना है। नहीं, हमें सुचुंगल का प्रथम वर्गमूल गुणा सुचुंगल का तृतीय वर्गमूल लाना है, क्योंकि हमारा अव्यवहार काल कितना है? सुचुंगल का प्रथम वर्गमूल गुणा सुचुंगल का तृतीय वर्गमूल। हमें अधस्तन विकल्प कैसे चलेंगे? तो अधस्तन विकल्प क्या सुचुंगल के प्रथम वर्गमूल पर बन जाएगा? बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो सुचुंगल के प्रथम वर्गमूल को किसी भी संख्या से भाग देने पर सुचुंगल का प्रथम वर्गमूल गुणा सुचुंगल का तृतीय वर्गमूल नहीं होगा, सुचुंगल का तो वो वही घट जाएगा। हमको विकल्प कैसे बनाते हैं? विकल्प मतलब भागार बनाना। हमारा कौन से स्थान पर हम आ गए? सुचुंगल के प्रथम वर्गमूल। क्या उसको किसी संख्या से भाग दें तो उत्तर हमें सुचुंगल का प्रथम वर्गमूल गुणा सुचुंगल का तृतीय वर्गमूल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। नहीं कभी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। सुचुंगल को किसी भी संख्या से भाग दोगे तो सुचुंगल का ही घट जाएगी। वो उत्तर क्या लाना है? सुचुंगल का प्रथम वर्गमूल गुणा सुचुंगल का तृतीय वर्गमूल। हमारा अव्यवहार काल कितना है? सुचुंगल का प्रथम वर्गमूल गुणा तृतीय वर्गमूल। तो हमें विकल्प लगाने, अव्यवहार काल पर विकल्प लगा रहे हैं, हम अव्यवहार काल पर विकल्प लगा रहे हैं। तो अव्यवहार काल की संख्या, अरे सुचुंगल का वर्गमूल अगर 256 हो और तृतीय वर्गमूल कितना होगा? 4। तो 256 में 4 का गुणा करेंगे, वो संख्या लानी है। तो 256 को भाग देकर क्या 256 गुणा 4 आएगा कि 256 तो छोटी संख्या आएगी? 256 तो छोटी संख्या आ जाएगी। अब ये जो मैं समझा रहा हूँ 256 और 4, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आपको समझने के लिए नहीं बता रहा हूँ। क्या आपको मैंने प्रथम वर्गमूल क्या 256 और 4, ये तो मैंने बताया कि उस विकल्प बनेगा कि नहीं बनेगा। मुग्धा जी, इसको बनाने के लिए अपन उदाहरण लेते हैं। मेरे दिमाग में ऐसा था कि पल्ले के असंख्यात वर्ग जाने के बाद फिर अंगुल आता है, इसके लिए उसका वर्गमूल आता है, ऐसे ही लगा। कोई बात नहीं, अपन अभी समझ रहे, वो नहीं बता रहा हूँ मैं। लेकिन जो हम जो अंक संगदृष्टि का जो सहारा ले रहे हैं, हाँ, समझने के लिए ले रहे हैं, हाँ। ये अपने को बिल्कुल ध्यान रखने का। अभी तो अपने को देखना कि सुचुंगल का प्रथम वर्गमूल है, वो उसको अपने किसी संख्या से भाग देना है, और उत्तर क्या लाना है कि सुचुंगल का प्रथम वर्गमूल गुणा सुचुंगल का तृतीय वर्गमूल। तो क्या होगा? अधस्तन विकल्प नहीं होगा, नहीं होगा। और करेंगे तो कुछ मैनिपुलेशन में जुगाड़ करना पड़ेगा, थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ेगी। चालाकी करेंगे तो कई आचार्य ने जो गणित की चालाकी मतलब वो चालाकी नहीं, मायाचारी वाली चालाकी नहीं, गणित की चालाकी। इसको चालाकी को करेंगे गणित की स्मार्टनेस, गणित की इंटेलिजेंस, तो तब विकल्प बन सकता है। कैसे करेंगे? लेकिन वो थोड़ा सा कुछ मांगना पड़ेगा अपने को। जैसे अपने पास में कोई चीज कम है तो किसी दूसरे से मांग के बराबर कर सकते हैं उसको। तो आचार्य ने इसको बताया, जैसे आचार्य बताते हैं तो आचार्य की भाषा में समझेंगे। तो लेटर समझते हैं आचार्य क्या कहना चाहते हैं, जरा समझे तो सही है बात। हाँ, तो हमारे ये दिखता है मुख्य, हाँ, दिख रहा। तो विकल्प 2 प्रकार का पढ़ो कोई। विकल्प 2 प्रकार का है, अधस्तन विकल्प और उपरिम विकल्प। उनमें से अधस्तन विकल्प को बतलाते हैं, सुचुंगल के दूसरे और तीसरे वर्गमूल का परस्पर गुणा करके जो लब्ध आवे उसका सुचुंगल के प्रथम वर्गमूल में भाग देने पर जो लब्ध आया उससे उसी सुचुंगल के प्रथम वर्गमूल के गुणित करने पर मनुष्य मिथ्या दृष्टि अव्यवहार काल होता है। अथवा यहाँ द्विरूप धारा में अधस्तन विकल्प नहीं बनता है, क्योंकि सुचुंगल के प्रथम वर्गमूल से मनुष्य मिथ्या दृष्टि अव्यवहार काल बहुत बड़ा है। रुकेंगे तो मुग्धा जी बात हो गई। आचार्य खुद लिख रहे हैं कि यहाँ पर जो अधस्तन विकल्प नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि अव्यवहार काल सुचुंगल के प्रथम वर्गमूल से बड़ा है, इसलिए हमको किसी भी भागार्थ से भाग देने पर नहीं बनते। लेकिन उसके पहले
जैसे कहते हैं ना गणित के इंटेलिजेंस करके उन्होंने बताया भी समझाया। तो क्या बताया उन्होंने, उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, तो हम समझेंगे तो अपनी बात को समझ में आएगा। उन्होंने क्या कहा कि सूच्यंकुल के द्वितीय वर्गमूल को सूच्यंकुल के तृतीय वर्गमूल से गुणा कर दो। तो आचार्य, ये तो अपने को जो आचार्य बोलते जाते हैं वो करते जाने पर दिखते जाने का उत्तर आता कि नहीं आता। उत्तर में पता क्या लाना है, सूच्यंकुल का प्रथम वर्गमूल गुणा सूच्यंकुल का तृतीय वर्गमूल आता है। हमें नहीं सोचना है, क्योंकि हमने बोल दिया अब गणित नहीं करना है, गणित हो गई हमारी। हमें तो जो आचार्य बोल रहे हैं उसको पढ़ना है, उसको लिखना है और करके आगे बढ़ना है, बस इतना ही करना, आगे नहीं करना है। तो हमें ये तो समझना है कि अधस्तन विकल्प नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मुग्धा जी अपन ने समझ लिया। क्यों नहीं होगा ये अपने को अब समझ में आ गया, अपन बिल्कुल स्पष्ट हो गया, सभी को स्पष्ट हो गया। क्योंकि जो संख्या विकल्प लाना है और जहां पर हम खड़े हैं वही इतना खड़ा है, उसमें एक जैसे हमारे पास ना, हमारे पास आधा मीटर कपड़ा है और हमें 2 बच्चों के कपड़े सिलाने और हमें 1.5 मीटर लगता है, तो आधे मीटर को काट के क्या 1.5 मीटर कैसे आएगा, कभी नहीं आएगा। उसको 1 मीटर और जोड़ना पड़ेगा तब लाएंगे ना। तो आचार्य उसको जोड़ने का तरीका बताते हैं, वो अपन एक बार और फिर समझने का प्रयास करते हैं, सबको समझ में आए। ऐसी ये जो है गणित है, तो गणित रही नहीं गई, गणित तो चली गई अभी। जैसे से आचार्य बोल रहे, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, सूच्यंकुल के दूसरे मूल को सूच्यंकुल के तीसरे वर्गमूल पर गुणा करके जो लब्ध आवे उसका सूच्यंकुल के प्रथम वर्गमूल में भाग देने पर। तो मैंने क्या लिखा, मूल 1 लिख दिया, नीचे मूल 3 गुणा मूल 2 लिख दिया। ये समझ आया इस लाइन को? गणित नहीं लग, जो आचार्य बोल रहे हैं वो करना है। आचार्य ने क्या बोला, सूच्यंकुल के दूसरे मूल का, अपन ने उसको क्या लिखा, मूल 2। उर्मिला जी अपन सिर्फ लिख रहे हैं, उसको किससे गुणा करना है, तीसरे मूल से गुणा करना। मैंने यह गुणा कर दिया, मूल 3 गुणा मूल 2 हो गया, ये बराबर आ गया। अब आचार्य क्या कहते हैं कि गुणा करके जो लब्ध आवे उसको किससे भाग देना, सूच्यंकुल के प्रथम वर्गमूल पर भाग देना। तो मूल 1 बटा मूल 3 बटा मूल 2, ये कहां से आया, जैसा आचार्य ने बोला। आचार्य ने क्या बोला कि मूल 2 को मूल 3 से गुणा करो और मूल 1 में उसका भाग दे दो। ये आचार्य, गणित नहीं करने का, जो कहा उसको लिखते जाने का। इतना अगर आप समझोगे तो ही बता देंगे, है ना। अब देखो, अब फिर से देखो, इतना कर लिया। अब आपको बताओ ऊपर क्या है, अपना मूल 1 है, क्या है मूल 1, और भागाकार में क्या पड़ा हुआ है, मूल 2 गुणा मूल 1। ये अपने पड़ा। अब क्या है कि मूल 1 को अपने को काटम पिट करना, ऊपर नीचे काटम पिट करनी है। तो मूल नीचे तो 2 और 3 है, तो मूल 1 को अगर मूल 2 में लिखना तो कितना लिखेंगे, मूल 1 और वर्ग 3। नहीं, मूल 1 को मूल 2 में लिखना है, तो मूल 1 बड़ा है ना, मूल 2 256 है मूल 1, और मूल 2 है अपना 16, तो 16 में 16 का गुणा करेंगे तो 256 आएगा। तो मूल 1 अगर 256 है तो 16 गुणा 16 करेंगे, मतलब मूल 2 गुणा मूल 2 हो जाएगा। तो जहां पर मूल 1 लिखा, ऊपर लिखा है जिसमें भाग दे रहे हैं, वहां पर मूल 2 गुणा मूल 2 लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? समझाने के लिए मैं 256 बोल रहा हूँ, 256 नहीं है, 256 मान लो मूल 1 है, पनट्टी अपना सूच्यंकुल है। तो अगर पनट्टी 256 लिखा है तो उसके लिए अपन 16 गुणा 16 लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और क्यों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मूल 256 क्या है, मूल 1 है, 16 क्या है, मूल 2 है। तो देखो मैं लिख दो तो आपको कोई मतलब गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं? देखो आप बताओ जरा, ये मैंने क्या किया, मूल 1 के बाद मूल 2 गुणा मूल 2 लिख दिया मैंने, गलती तो नहीं की? मूल 1 अपना 256 था, मूल 2 16 था, 16 गुणा 16, तो मूल 2 गुणा मूल 2, नीचे आ गया मूल 3 गुणा मूल 2, तो एक मूल 2 तो कट गया, ऊपर बचा मूल 2 गुणा मूल 3 बचा, है ना। अब मूल 2 को मूल 3 में लिखने के लिए क्या करेंगे, मूल 3 गुणा मूल 3 हो जाएगा ना। उसको एक मूल को खोला अपन ने, एक मूल को खोल दोगे तो मूल गुणा 3 हो जाएगा, तो कट के उत्तर कितना आ जाएगा, मूल 3 आ जाएगा। आप लोग सब करके मुझे बताएंगे कि ये आपका आता है मूल 3 उत्तर, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। सब लोग अपने कॉपी पेंसिल निकाल ले और कर ले, कोई जल्दी नहीं है मुझे, सब लोग करिए, सबके पास में आ जाए। ऊपर क्या लिखना है, मूल 1, नीचे किससे भाग देना है, मूल 2 गुणा मूल 3, लिखा सबने? दूसरे स्टेप में क्या लिखेंगे, जो ऊपर मूल 1 था उसको अपन ने लिख दिया मूल गुणा 2 गुणा मूल 2, और नीचे वही रखा मूल 2 गुणा मूल 3 रखा। अब क्या किया, और नीचे आ गए, जो एक ऊपर क्या है, 2 मूल 2 है, एक मूल 2 से एक मूल से कट गया, 3 कर दिया, 16 को 4 गुणा 4 कर सकते हैं। तो अपने ऊपर क्या हो गया, मूल गुणा
गुणा मूल 3 गुणा मूल 3 आ गया, और नीचे क्या है, मूल 2 गुणा मूल 3 फिर क्या बचा, मूल 3 बचा। बस ये बताने बताया। अब आगे आचार्य को पढ़ेंगे, जो आचार्य कहते हैं हमें तो वही करना, हमें तो पता नहीं क्या करना, पता है सब। देखिए आगे चलो, आचार्य क्या कहते हैं आगे, आचार्य जी, हाँ आचार्य क्या कहते हैं, पढ़ेंगे। अब नीचे आगे क्या लिखा, जो भाग जो लब्ध आया, मतलब मूल 3 आया, लब्ध मूल 3 को सुचुंगल के प्रथम मूल गुण से गुणा करने पर, सुचुंगल प्रथम वर्गमूल गुणा करने पर, सुचुंगल का प्रथम वर्गमूल क्या है, 256 नहीं 256 नहीं, मूल 1 है, 256 मूल 1 256 समझाने के लिए बोलते, 256 नहीं था, मूल 1 है, मूल 1 गुणा मूल 3 आ गया। ये क्या हो गया, अवार काल आ गया, मिथ्या दृष्टि का आभार काल, मिथ्या दृष्टि का आभार काल। ये तो बोलो मिथ्या दृष्टि का आभार काल कितना है, मूल 1 गुणा मूल 3 है, तो मूल 1 गुणा मूल 3 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो ये आचार्य ने इस तरह से करके हमको समझाया कि मूल 1 गुणा 3, लेकिन बाद में क्या लिखा कि वास्तव में देखा जाए तो अधस्तन विकल्प नहीं बनता है, क्योंकि ये राशि कम है। आपको सबको समझ में आया ना कैसे किया, मूल 3 तो आ ही गया था, अब उत्तर कितना लाना आप लोग को, मूल 1 गुणा मूल 3 आना। आचार्य कहते जो लब्ध आया मूल 3, उसको मूल 1 से गुणा कर दो तो तुम्हें अवार काल आ जाएगा। आगे समझ में नहीं आया, नहीं आया तो फिर से पढ़ते हैं, एक बार फिर। हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे। अब आप पढ़ते पढ़ो, आप राजुल जी आप ही पढ़ो। ये मैं पेज नंबर बता देता हूँ, मूल पुस्तक में पेज नंबर आगे का 2 पेज छोड़कर आगे है, जहां अपना सूत्र नंबर 2 है ना, आप पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं। मैं पुस्तक में निकालता हूँ, मैंने इसलिए किया पुस्तक में गणित नहीं दी ना, समझ में नहीं तो आ गया, मूल 3 तो आ गया, फिर मूल 1 कैसे लिया, हाँ मूल 1 कैसे लिया, आचार्य ने हमें कमाल करके दिखाया, हम आचार्य के कमाल को पढ़ते हैं। हाँ पढ़ो इसको, फिर से पढ़ो, मूल 3 कैसे आया। विकल्प पढ़ो, विकल्प 2 प्रकार का है, पढ़ो इसको। विकल्प 2 प्रकार का है, अधस्तन विकल्प और ऊपरी विकल्प। उनमें से अधस्तन विकल्प को बतलाते हैं, सूच्यांगुल के दूसरे और तीसरे वर्गमूल का परस्पर गुणा करके जो लब्ध आवे उसका सूच्यांगुल के प्रथम वर्गमूल में भाग देने पर जो लब्ध आया, यहाँ पर कितना आया, मूल 3 आ गया। यहाँ तक अपन ने क्या किया, मूल 3 आ गया, ठीक है ना। अब मूल 3 को क्या, उससे मतलब मूल 3 से सूच्यांगुल के प्रथम वर्गमूल से गुणित करने पर उससे मूल 1 से गुणित कर दिया, तो मूल 1 गुणा मूल 3 आ गया, तो क्या आ गया, मनुष्य मिथ्या दृष्टि अवार काल का आ गया। नहीं समझे, ठीक है आगे। अरे हाथ में आपको 3 सोने की चूड़ी पहननी थी, बेटी के पास में 2 थी, तो 2 चूड़ी के लेके आ जाना, वो 2 चूड़ी लेकर आ गई, मूल 3 के बराबर थी, वो 1 चूड़ी और माँ ने दे दी, तो कितनी चूड़ी हो गई, 3 चूड़ी हो गई। मूल 3 था उसके पास में, मूल 1 नहीं था, तो माँ ने देखा, ले बेटा ये मूल 1 चूड़ी तू ले ले, है ना, मूल राशि है, तो मूल 1 गुणा मूल 3 हो गया, तो मिथ्या दृष्टि का वार काल आ गया। तो आगे ने आंसर गुणा कर दिया, मांगे, लेकिन आचार्य कहते तो मांगने पर आया ना, मूल 1 को मांगना पड़ा ना हमको, तो कहते हैं वास्तव में अधस्तन विकल्प नहीं होता है, क्योंकि बिना मांगे अगर आता तो अधस्तन विकल्प होता, लेकिन हमने तो मांगना पड़ा ना हमको इधर से, भाई दूसरे का किराए का हुआ ना, मूल 1 को उधार लेना पड़ा, इसलिए क्या कहा उन्होंने कि अधस्तन विकल्प नहीं होता। ये बात उन्होंने आचार्य ने यहाँ पर बता दी। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। चलिए पढ़िए मुग्धा जी, अब अष्टरूप पढ़िए मुग्धा जी। अब अष्टरूप में अधस्तन विकल्प बताते हैं, सूच्यंगुल के द्वितीय वर्गमूल से तृतीय वर्गमूल को गुणित करके जो लब्ध आवे उससे सूच्यंगुल के प्रथम वर्गमूल को गुणित करके लब्ध राशि का घनांगुल के प्रथम वर्गमूल में भाग देने पर मनुष्य मिथ्या दृष्टि अवहार काल होता है। रुकेंगे, अब देखो ये बातें तो वीरसेन आचार्य की ही मतलब ज्ञान की मतलब कहना पड़ेगा, लिख देते थे, हमको तो पढ़कर समझना है, पढ़कर समझने में हमको थोड़ा पसीना आ जाता है। वैसे तो ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी पसीना आ जाता है। कैसे आ जाता है, हमें अब किस पर विकल्प निकालना है, अष्टरूप में निकालना। अष्टरूप गंधारा का मतलब क्या है, अब सुचुंगुल कहाँ पर है, द्विरूप वर्ग धारा में, तो द्विरूप वर्ग धारा में जहां पर सुचुंगुल है
वहां पर गंधारा में क्या आएगा? घनांगल। घनांगुल आएगा। बहुत बढ़िया, घनांगुल आएगा, क्योंकि आपने कहा ना कि सुचुंगुल का घन आएगा, उसके लिए घनांगुल आएंगे। तो अब हमको घनांगुल पर आ गए। अब घनांगुल के अधस्तन विकल्प क्या होगा? हम कहां पर खड़े? घनांगुल। हम घनधारा में आ गए। पहले अपन थे अंगुल में थे, तो अंगुल के गए थे तो प्रथम वर्गमूल द्वितीय वर्गमूल आगे गए तो प्रथमांगुल आगे बढ़ते गए थे। अब हम कहां पर आ गए? हम तो आ गए घनधारा में। जिस जगह पर सुचुंगुल है दीर्घ वर्ग धारा में, क्यों अंगुल किसमें आता है? दीर्घ वर्ग धारा में आता है। तो हम घनधारा में उस स्थान पर क्या आएगा? घनांगुल। अब घनांगुल का अधस्तन विकल्प क्या होगा? घनांगुल का प्रथम वर्गमूल, घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल, घनांगुल का तृतीय वर्गमूल। उपरितन विकल्प क्या होगा? घनांगुल का प्रथम वर्ग, घनांगुल का द्वितीय वर्ग, घनांगुल का तृतीय वर्ग। इस तरह से आगे करेंगे तो उपरितन विकल्प रहेंगे। लेकिन हम क्या लगा रहे हैं? हम तो अधस्तन विकल्प लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं उर्मिला जी? उर्मिला जी, बस ये बहुत कम रह गई गणित। आप बिल्कुल चिंता मत करना, कि आप बीच में नहीं थे ना। जो लोग हम लोग हैं तब भी थोड़ा थोड़ा ही समझ रहे हैं। हम लोगों को ज्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है ना? लेकिन हम समझने के बराबर कोशिश करें। तो आप तो बिल्कुल चिंता मत करना, आपको ज्यादा समझ में आ रहा है। ये घर की जिम्मेदारी निभाने गई थी। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग कोई भी ये मत सोचना कि नहीं समझ में आ रहा। इतना समझ में आ रहा, उसकी खुशी को रखना, और बाकी को समझना कि अपने को बाहर निकाल देने का। रहने ही मत देना, बिल्कुल भी मत रहने देना, क्योंकि अपनी गणित की कहानी पूरी समाप्त हो गई। सबको बराबर आ गया है, समझ में आ गया। बिल्कुल कोई चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं करना। हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं घनधारा की। और हमारे विकल्प किस पर लगाने? अव्वार काल पर। अव्वार काल की वैल्यू कितनी है? सुचुंगुल का प्रथम वर्गमूल गुणा सुचुंगुल का तृतीय वर्गमूल। हर जगह अलग अलग होता है अव्वार काल। कहीं पर 32 था, कहीं पर जो यहाँ पर जो अव्वार काल कितना के? सुचुंगुल का प्रथम वर्गमूल गुणा सुचुंगुल का तृतीय वर्ग। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है गणित का, तो पनट्टी मानो और उसका 256 मानो, और 256 में जो है किसका गुणा करोगे? 4 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 256 गुणा 4, 6 चौक 24, 2 5 चौक 20, 2 22, 4 1024 आ रहा है। कितना रहेगा? 1024। लेकिन आचार्य ने भी अंगणित तो बंद कर दी, क्योंकि प्रतिजन का नाम हो गई हमारी धवला पुस्तक 3 गणित तो हो गई। इसलिए अपने को करना नहीं है। अपने को सिर्फ सुचुंगुल के मूल 1 और मूल 3 में गुणा करना, उसी से काटम पीट करके कर देने का है, मतलब जो आचार्य ने कहा है। तो हम घनांगुल के नीचे जाएंगे तो प्रथम घनांगुल का प्रथम वर्गमूल, वो तो सुचुंगुल के प्रथम वर्गमूल 3 से बड़ी संख्या है, तो वहां पर तो विकल्प लगेगा। तो वहां पर विकल्प ऐसे आचार्य ने कैसे लगाया? उन्होंने मतलब अपने को अब किसको भाग देना है? घनांगुल के प्रथम वर्गमूल को किसी संख्या से भाग देना है, ताकि हमें उत्तर क्या आए? मूल 1 गुणा मूल 3। बस हमको ये नहीं देखना कि क्या करना है, हमें पता उत्तर क्या लाना है। हमें उत्तर लाना अव्वार काल कितना है? मूल 1 गुणा मूल 3। इसमें भाग देना है घनांगुल के प्रथम वर्गमूल में। क्यों देना है? क्योंकि हम अब घनधारा में अधस्तन विकल्प दिखा रहे हैं। अधस्तन में घनधारा में प्रथम स्थान क्या है? घनांगुल का प्रथम वर्गमूल। घनांगुल के प्रथम वर्गमूल को कैसे लिखेंगे? मतलब घनांगुल जो है मूल 1 ना, उसका 3/2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 3/2, क्योंकि मूल अगर सुचुंगुल अपना था वहां पर, नहीं सुचुंगुल का 3/2 आ जाए। घनांगुल का 1/2, घनांगुल का वर्गमूल, मतलब वर्गमूल लिया अपन ने, तो इसको अपने को डिवाइड करना है। इसको किससे डिवाइड करना है? ऐसी संख्या से डिवाइड करना है कि उत्तर क्या आएगा अशोका जी? मूल 1 गुणा मूल 3 गुणा मूल 1। अब आचार्य ने क्या किया यहाँ पर कि सुचुंगुल के प्रथम वर्गमूल द्वितीय वर्गमूल को तृतीय वर्गमूल से गुणा करके प्रथम वर्गमूल से गुणा कर दिया। मतलब नीचे आ गया मूल 1, मूल 2, मूल 3 आ गया। अभी इतना तैयार उन्होंने किया। क्यों? उनको उत्तर लाना है जो उनको चाहिए। तो वो कैसे लाते? देखो आचार्य के कमाल देखो। आप देखो, आप पढ़ो इसको, पढ़ो, फिर से पढ़ो। सुचुंगुल के द्वितीय वर्गमूल से तृतीय वर्गमूल को गुणित करके, तो आपको क्या लिखना है? मूल 2 गुणा मूल 3। जो लिखा ना उसको लिखते जाओ अपने कॉपी में, आपको आ जाएगा। जो लब्ध आवे उसको सुचुंगुल के प्रथम वर्गमूल से गुणा करने पर, सब सुचुंगुल का प्रथम वर्गमूल है, तो मूल को गुणा किया, मूल 3 मूल 1 गुणाकार किया, बस। तो मूल सीधे ही बोलो ना, मूल 1 गुणा मूल 2 गुणा मूल 3 भागिले घनांगुल का प्रथम वर्गमूल।
अच्छा, उसको क्या वर्गमूल करके लब्ध राशि को घनांगुल के प्रथम वर्गमूल में भाग देना है। भाग देना है। अब घनांगुल का प्रथम वर्गमूल, तो अपना घनांगुल क्या था? प्रथम वर्गमूल का भाग। जो मूल था ना उसका वर्ग था, मतलब मूल घनांगुल नहीं, मूल वर्ग था, उसका घन था। मूल अपना क्या था? सुच्चंगुल का प्रथम वर्गमूल। सुचुंगुल अपन ने क्या माना है? मूल 1। अपन ने सुचुंगुल माना ही नहीं है, अपन ने सुचुंगुल का प्रथम वर्गमूल को मूल 1 कहा। तो अगर प्रथम वर्गमूल माने 256 है, तो पनट्टी क्या हो गई? 256 गुणा 256 होगा, है ना। तो अपना सुचुंगुल यहाँ पर क्या है? मूल 1 गुणा मूल 1। अपन ने यहाँ पर माना है मूल 1 को ही माना अपन ने, है ना। मूल 1, मूल 2, मूल 3 को ही माना है। सुचुंगुल का प्रथम वर्ग माना ना अपन ने। तो और अपन आए कहां पर है? घनांगुल पर आए। तो पहले बताओ अंगुल कितना है? मूल 1 गुणा मूल 1, बराबर है। अपन पनट्टी नहीं बोल रहे, अपन 256 गुणा 256 बोल रहे हैं। और इसका घन लाएंगे तो क्या आएगा? घनांगुल आएगा। और उसका प्रथम वर्गमूल लेना है, उसका प्रथम वर्गमूल लेना। तो कैसे लिखेंगे आप? मूल 1 गुणा मूल 1, उसका घन और उसका प्रथम वर्गमूल आएगा, या 3/2 आएगा। हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी कठिनाई हो रही होगी, तो ऐसा करते हैं, इस कठिनाई को दूर करने के लिए अपन पनट्टी को उदाहरण बना लेते हैं। चलेगा? आप लोगों को परमिशन है क्या पनट्टी को? अंगणित हाँ, पनट्टी बना देंगे ना अपना? तो आप सब जगह लिख लो, पनट्टी जो है अपना सुचुंगुल है, 256 अपना प्रथम वर्गमूल है, 16 अपना द्वितीय वर्गमूल है, और 4 अपना तृतीय वर्गमूल है। लिख सकते हैं? ये समझाने के लिए बता रहा हूं फिर, लेकिन आप इसको उदाहरण में देखिए, सब समझाने के लिए, कोई आचार्य की भाषा हमें पता नहीं चल रही है। तो जहां पर घनधारा में सुचुंगुल है, वहां पर घनधारा में क्या आएगा? पनट्टी का घन आएगा, बराबर है। पनट्टी का घन आएगा, नहीं आएगा? आएगा ना, घन आएगा, पनट्टी का घन आएगा, पनट्टी का घन। अच्छा, जहां पर 256 है, वहां पर घनधारा में क्या आएगा? 256 की घात 256 का घन, 256 का घन आएगा। और 256 क्या है? घनांगुल का प्रथम वर्गमूल। 256 क्या? घनांगुल का प्रथम वर्गमूल। अब आपको इससे जो आचार्य ने संख्या दी है उसको भाग देते जाते हैं। पहले क्या आचार्य क्या बोलते हैं कि 4 गुणा 16 गुणा 256, ये तो अपना आ गया, नीचे आ गया था। नीचे क्या आ गया था? सुचुंगुल का प्रथम वर्गमूल, द्वितीय वर्गमूल, तृतीय वर्गमूल कितना था? 256। द्वितीय वर्गमूल कितना था? 16। तृतीय वर्गमूल 4। इसको किससे भाग देना है? कि अपने को भाग देना है 256 के घन से देना। ऊपर आएगा 256 गुणा 256। अब आप इसको काटम पीट करो, काटम पीट। 256 से चल गया तो 64। ऊपर है आपका घनांगुल का प्रथम वर्गमूल, वो क्या है? 256 गुणा 256 गुणा 256। नीचे क्या है आपका? 4 गुणा 16 गुणा 256। अब इसकी काटन पीट करनी है, तो 1 चला गया, कट गया, 256 चला गया, चला गया। अब दूसरे 256 को 16 से भाग देंगे तो ऊपर आ जाएगा 16 आ जाएगा। हाँ। और उस 16 को नीचे के 4 से फिर भाग देंगे तो ऊपर 4 गुणा 256 आ जाएगा, ठीक है ना। और 256 क्या है? मूल 1 है। 4 गुणा क्या है? मूल 3 है। तो आपका उत्तर क्या है? मूल 1 गुणा मूल 3। और यही हमारा अवार काल है। आ गया? कितना सरल है। मतलब अपने को पसीना आता है और आचार्य वीरसेन को फटाफट लिख देते हैं। उत्तर आया कि नहीं आया? अब आया, आ गया। अब क्या हुआ मुग्धा जी, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर गणित का सहारा ले लिया, तो आप इसमें उत्तर नहीं बोल सकते मानने, मतलब समझाने के लिए बोला कि वो कैसा मोटा, वो कितना बड़ा मोटा, वो हाथी जैसा मोटा है। तो कल मैंने पूछा वो कैसा, सबके सामने परीक्षण पर हम खड़े थे, वो कैसा है? कि वो आपने कहा था हाथी जैसा मोटा है। तो वो तो फिर नाराज हो जाएगा भाई मुझसे, तो हो जाएगा। वो तो मैंने समझाने के लिए बताया था कि कैसा है कि बहुत बड़ा है, वो कैसा छोटा है कि वो गुलाब जामुन की तरह गोल है। तो फिर मैंने पूछा वो भाई कैसे है? कि गुलाब जामुन की तरह से गोल है। तो वो कहेगा भैया तुमने मुझे गुलाब जामुन कहा। अरे ये असंख्यात राशि है, ये हमको आपको समझ में नहीं आ रहा था कि घनांगुल का प्रथम वर्गमूल क्या है, और अपन ने माना नहीं था, इसलिए अपन ने उसको पनट्टी को सुचुंगुल मान लिया।
मूल 1 को 256 मान लिया, मूल 2 को। अब इस जगह पर अष्टरूप वर्गधारा में अंक गणित सरल पड़ रही है। वहां पर जब अधस्तन विकल्प लगाया था तो वहां पर तो अपना मूल से काम चल गया था, लेकिन यहाँ पर अपना गणित से विकल्प निकल गया। अच्छा, सबका विकल्प निकल गया तो आगे बढ़े। हाथ मेरे ख्याल से सबका आ गया है। सर 256 से एक 256 कट गया, फिर 16 से 256 कट के 16 आ गया, फिर नीचे 4 बचा, ऊपर 16 बचा। आप क्या करना है आगे? 4 गुणा 256 उत्तर आ गया। करना क्या? अब तो उत्तर बता देना। अब तो ना 256 प्रथम वर्गमूल है और 4 तृतीय वर्गमूल है। आ गया ना हमारे। देखो हमारे मुग्धा जी अब टीचर बन गए। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है, एकदम बन गए। मुग्धा जी टीचर बन गए, बहुत बढ़िया। मुग्धा जी आपको तो क्लियर हो गया, हमें बड़े अच्छे, कम से कम रिवीजन क्लास में करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, प्रीति जी को क्लियर हो गया, क्योंकि अब कठिन नहीं है ये गणित। अपन इसको क्लियर हो गया ना, अब आ गया ना सर? नहीं, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं अशोक जी, आपको तो आने ही वाला। अब तो गणित की क्लास के बंद करे। रीडर नहीं है, रीडर कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया। चलो अब पढ़िए। अब घनागन के आगे बढ़ते हैं। अब घनागन कोई बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा। हाँ, म्यूट कर लीजिए सब। राजुल जी का आवाज कट रहा है, राजुल जी म्यूट कर लीजिए। राजुल जी का भी कट रहा है, किरण भाई साहब का पंखा भी चू चू कर रहा है, उसका भी बहुत डिस्टर्बेंस है। सबका पता रहता है। हो जाइए, सभी म्यूट कर ले। अब घनागन में अधः स्तन विकल्प बतलाते हैं। सूचांगुल के द्वितीय वर्गमूल से सूचांगुल के तृतीय वर्गमूल को गुणित करके जो लब्ध आवे, उससे सूचांगुल के प्रथम वर्गमूल को गुणित करके जो लब्ध आवे, क्या आएगा? लब्ध क्या आएगा? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। गुणा मूल 3 है ना। लब्ध क्या है? यहाँ तक जो तीसरी लाइन में आप आए, क्या लब्ध आए? क्या हो गया? उसको घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल से गुणित करने पर, घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल लेना। अभी अपन ने 256 का घन नहीं होगा, 16 का घन होगा। मतलब जो घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल क्या होगा? 16 का घन होगा। 16 गुना 16 गुना 16। हाँ, प्रथम वर्गमूल 256 है, द्वितीय वर्गमूल 16 है, तो 16 का घनधारा में कितना आएगा? 16 का घन आएगा। गुणित करके आयु राशि को लब्ध राशि से घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल से भाजित करने पर ये मनुष्य मिथ्यादृष्टि जीव का अवार काल आ जाता है। आप करना चाहे तो ये कर सकते हैं, और नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। किस किस को करना है तो मैं करा के भी दिखा सकता हूँ। करेंगे जी सर, करेंगे ना, सभी करेंगे। हाँ, तो फिर अपने को आराम से, वो अपने लिखा था ना, अपन ने क्या लिखा था? अपने को 3 लाइन होनी चाहिए। पहली लाइन होनी चाहिए अपने द्विरूप वर्गधारा की, दूसरी लाइन होनी चाहिए अपनी घनधारा की, तीसरी लाइन होनी चाहिए घनागन धारा की। द्विरूप वर्गधारा में अपने को जहाँ 15 लिखा, उसके पहले 256 लिखना है, उसके पहले 16 लिखना है, उसके पहले 4 लिखना है। मतलब 4, 16, 256 और 15। और आगे तो अपने 15 का वर्ग लिखेंगे, उसके बाद अपन जब करेंगे ऊपरी में जाएंगे। अभी तो अपन अधस्तन पर चल रहे हैं। अब जहां पर 15 लिखा हो, घनधारा में क्या लिखना? 15 का घन लिखना। 15 पूरा लिखने की जरूरत नहीं, 15 में 65 लिख के 2 लाइन आगे करके पाथरी, प भी लिख सकते हो आप, बहुत बढ़िया। प का ऊपर लिख दो, और जहां पर 15 घनागन धारा में प का 9 लिख देने का, ठीक है, 9 लिख देने। अब जहां पर 256 था द्विरूप वर्गधारा में, घनधारा में क्या आएगा? 256 का घन। और घनागन धारा में क्या आएगा? 256 की 9 घात का 9 घात 9 आ जाएगी, ठीक है ना। जहां पर 16 है वहां पर क्या आएगा? 16 द्विरूप वर्गधारा में जब 16 है, घनधारा में आशा बहन क्या आएगा? कठिन तो नहीं पड़ रहा? आशा बहन पूछ सकते हैं आप। घनधारा में 16 का 3 घन आएगा, आप घनागन धारा में 16 का 9। आपके पास कागज पेन है, 3 लाइन खींच लो आराम से और उसको लिख लो तीनों लाइन में। और जैसे अपन जिसके नीचे लिख रहे हैं ना, वो ये अपन कई बार बोल रहे हैं, बार बार अपन लिखेंगे तो अपनों को समझ आ जाएगा। तो क्या लिखा अपन ने कि जहां पर घनधारा में, द्विरूप वर्गधारा में कौन से स्थान है अपना? चौथा, 4, 16, 256 और 15। ये 4 स्थान अपन ने द्विरूप वर्गधारा में लिखे। अब इन्हीं 4 स्थान को अपन ला रहे हैं घनधारा में, इन्हीं 4 स्थान को अपन ला रहे हैं घनागन धारा में। तरीका बहुत सरल है, हमको कुछ गणित नहीं करनी। जहां पर 65 लिखा वहां पर 15 का घन आ जाएगा, जहां पर 256 लिखा वहां 256 का घन आ जाएगा, जहां पर 16 लिखा वहां 16 का घन आ जाएगा। घन मतलब 16 गुणा 16 गुणा 16, लेकिन उसको गुणा करके नहीं लिखने का, 16 की घात 3 लिखने का। 4 गुणा 4 4 गुणा 4 नहीं लिखना है, 4 की घात 3 लिखने का।
लिखा ये हमारी घन धारा। अब प्रीति जी घनाघन धारा कैसे बनेगी? प्रीति जी को भी तो क्लियर हो गया। बताओ बताओ। अच्छा मुद्दा जी जहाँ बताओ। पे 4 का घन आया वहाँ 4 का 9 घात आई, बहुत बड़े वो घात घनाघन धारा में। घात 16 का जहाँ घन आया वहाँ पे 16 का घनाघन धारा में 9 घात आई। बहुत बढ़िया। जहाँ 256 की 3 घात आई है घन धारा में, वो घनाघन धारा में 9 घात आई। बहुत बढ़िया। हम 9 घात का मतलब क्या है? उस संख्या को 9 बार गुणा करना। 9 बार गुणा करना। 4 का 9 है, 4 को 9 बार, मतलब इतना अगर पता है और आपको ये पता है कि 4 क्या है कि द्वितीय वर्गमूल है, तृतीय वर्गमूल है, 16 क्या है द्वितीय वर्गमूल है, और 256 क्या है प्रथम वर्गमूल है। सूचुंगल अपन ने माना, पेनल्टी को माना। अगर ये आपका संख्या लिखी है, जैसा आचार्य वीरसेन बोल रहे हैं ऐसा कैसा अगर आप लिखेंगे तो आप ये विकल्प को सॉल्व कर लेंगे। अपन लोग सब मिलकर कोशिश करते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ, आप लोग साथ में, उत्तर निकल जाएगा अपने को। क्योंकि वीरसेन आचार्य ने तो सही लिखा है, हमको ही समझना सही है। चलो हम पढ़ते जाते हैं, लिखते जाते हैं, पढ़ेंगे आराम से। अब घनाघन धारा में विकल्प बताते हैं। सुचुंगुल के द्वितीय वर्गमूल को, सुचुंगुल का द्वितीय वर्गमूल है 16, ठीक है। सुचुंगल का तृतीय वर्गमूल है 4, उससे गुणा किया, जो लब्ध आवे उसके सुचुंगल के प्रथम वर्गमूल 256 आ गया। तो नीचे इतना तो आ गया तैयार है, सबको पता चल गया। सुचुंगल का द्वितीय वर्गमूल है 16, सुचुंगल का तृतीय वर्गमूल है 4, उन दोनों को गुणा करके, प्रीति जी आपको बिल्कुल अब सरल लगेगा, मैं बता रहा हूँ ना, एक बार उसको लब्ध आवे उसको सुचुंगल के प्रथम 226 गुणा करके जो लब्ध आवे उसको घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल से गुणा किया। घनांगल का द्वितीय वर्गमूल कितना हो गया? 16 का घन हो गया, 16 का घन हो गया। गुणित करके जो लब्ध राशि आवे उसको घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल पर बांधना। घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल कितना है? 256 का घन है। नहीं ये वो घनाघन है। ओहो अभी गड़बड़ कर दिया मैंने। ये 256 का घन 9 बार आ जाएगा, 9 बार आएगा। 16 के घन को घनाघन है, घनाघन है, घनाघन है। हम लोग घनाघन में है। उस ऊपर 256 ऊपर 256 9 बार है। फिर से देखो, अब देखो घनाघन धारा में अधस्तन विकल्प निकालते हैं। फिर से पढ़ता हूं। सुचुंगुल के द्वितीय वर्गमूल को, सुचुंगुल का द्वितीय वर्गमूल कितना है? 16 है। 16 है। सुचुंगल के तृतीय वर्गमूल को गुणित किया, 4 से गुणा किया। 4 उसको किससे गुणा किया? सुचुंगल के प्रथम वर्गमूल 256 से गुणा किया, ठीक है। लब्ध आवे उसको घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल से, ठीक है ना। घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल कितना है? 16 का घन है। हाँ, 16 16 का घन। घन है बिल्कुल। यहाँ जो लिखा घनांगल द्वितीय वर्गमूल करे उसको किसी वक्त घनांगल में भाग देना, तो इसको काटना अपने को। तो कैसे काटे? काटो, देखो क्या आता है। घनांगुल के द्वितीय यानी 16 के 9, हैं? 16 के 9। हाँ 16 के 9 है, ऊपर 16 के 9 है। और काटम पीट करके देखो कितना आता है। देखो ऊपर 9 16 है, नीचे कितने 16 है? 1 4 है, 4 3 नहीं 2 3 4 5 है। देखो एक तो 16 पहला है, 4 को रहने दो, 256 में 2 16 है, हाँ और 1 16 और ये 2, तो 2 और 2 4 और 5 16 है। 5 16 है, तो 16 4 रह गया ऊपर। ऊपर कितने रह गए? 16 4 रह गए। ऊपर कितने रह गए? 16 4। 16 और नीचे क्या रह गया? 4 रह गया। तो 1 4 को 16 काटा तो ऊपर 4 आ गया। 4 16 16 16 16 2 रह गए और 4 रह गया। हाँ 4 आ गया, तो 256 गुणा 4 आ गया। तो यही तो हमारा हो रहा बात हो रही है। भागार का भागार गुणकार हो जाता है, आ जाता है बराबर। आया कि नहीं आया? हाँ जी, आ गया। वर्गमूल। तो कहाँ कठिन लग रहा है अपने को? प्रवीणा जी अब कठिन लग रहा है? नहीं, अब तो बिल्कुल सरल लग रहा है। प्रीति जी तो बिल्कुल कमांड हो गया, अब तो बिल्कुल कमांड हो गया उनका, है ना। देखो ये कॉन्स्टेंटली स्वाध्याय करने का फल देखो प्रीति जी, आप क्या है जो निरंतर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं उसका फल देखो कि आज अपने को घनाघन धारा समझ में आ रही है। पहले अपने को खंडित भाजित भी समझ में नहीं आ रहा था, है ना। घनाघन धारा को बोलते हैं घन का घन चक्कर आ जाते हैं। क्या उषा जी घनाघन धारा समझ में आ रही है आज अपने को? हाँ जी।
है ना। और वो घनाघन धारा किसकी? मनुष्य की। मतलब हमने मनुष्यों की घनाघन धारा समझ ली, वही तो समझना हमको, मनुष्य को तो समझना है कि मानव भाव किसके लिए मिला है ना। हाँ जी। भाई आप लोग सब प्रसन्न है कि नहीं? घनाघन धारा मनुष्य में आपने आज अंक संदर्शित निकाला, ठीक है। हमको उसमें तकलीफ पड़ रही है। किसमें तकलीफ पड़ रही है? उसकी बात करने में, सूचुंगुल के घनांगुल के लिखने में, वो हमको भाव वासन नहीं हो रहा। लेकिन हमने पनट्टी मान लिया तो ये करने में हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही। ये बात बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही। क्यों ममता जी दोषी? है ना, बिल्कुल सरल है। तो चलिए, बहुत बढ़िया है, समझ में आता है। बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अपन सब इसको आज पढ़ पा रहे हैं। चलिए अब आगे चलेंगे। चलिए आगे हो गया ये पूरा बात कर रहे हैं, मनुष्य मिथ्या से व्यवहार काल आता। अब बताओ, ग्रहित आदि के भेद से पढ़ना आगे। और है ना आगे? वो उसको मैंने पूरा कर लिया, पढ़ लो आप। बड़े वही आगे मिथ्या दृष्टि का व्यवहार काल अपन ने निकाल लिया। हाँ, निकाला, बराबर आ गया। अब ग्रहित आदि के भेद से, ग्रहित आदि के भेद से उपरिम विकल्प 3 प्रकार के हैं। उनमें से ग्रहित उपरिम विकल्प बतलाते हैं। उसी भागाहार से अर्थात सूच्यांगुल के द्वितीय वर्गमूल गुणित तृतीय वर्गमूल से सूच्यांगुल को गुणित करके जो लब्ध आवे उससे प्रत्रांगुल के भाजित करने पर मनुष्य मिथ्या दृष्टि व्यवहार काल आता है। ये तो बहुत सरल है। देखो आप सब लोग कर सकते हैं। चलो अपन करते हैं इसको। अपन उसी अंगणी से करेंगे। अपन उपरिम विकल्प करें। क्या लिखा? उसी भागाहार से, अर्थात भागाहार क्या है? सूचुंगुल का द्वितीय वर्गमूल। सूचुंगुल का द्वितीय वर्गमूल कितना है? 4 नहीं 16 है। नहीं 16 वर्गमूल है 4। ये उल्टे 4 है। 64 सूचुंगुल को गुणा करने पर है, किसको गुणा किया? सूचुंगुल गुणा किया। सूचुंगुल कितना है? पनट्टी। हाँ नहीं, 256 तो प्रथम वर्गमूल है। सूचुंगुल के क्या लिखा? पनट्टी सूच्यंगुल। सूचुंगुल को गुणा करना, वर्गमूल से सूचुंगुल गुणा, पनट्टी को गुणा करना। हाँ, पनट्टी को गुणा किया। जो लब्ध आवे उसको प्रत्रांगुल से भाजित करना। भाग किसमें देना है? पनट्टी गुणा पनट्टी से भाग देना है। प्रत्रांगुल है ना, अंगुल अपना यहाँ पर पनट्टी है। पनट्टी को पनट्टी से भाग देंगे। पनट्टी गुणा पनट्टी, प्रत्रांगुल मतलब कितना? पनट्टी गुणा पनट्टी। तो आप देखो एक पनट्टी कट गया, ऊपर बचा पनट्टी, ऊपर बचा 256 गुणा 256, नीचे बटा 16 गुणा 4। ठीक है ना। 256 को 16 गुणा 16 लिखा और 256 आ गया। एक 16 कट गया, नीचे का 4 16 कट गया, तो 4 गुणा 256 आ गया। आपका व्यवहार काल आ गया। सबका आ जाएगा, आप कोशिश करो। नहीं समझ में आ रहा? आ गया 16 और 4 आ गया। 16 और 4 आ गया बस। 16 और 4 नहीं, 16 और 256, 4 और 256, 16 4 नहीं आया। 4 गुणा 256, ये क्या कर दिया आपने? अपना प्रथम वर्गमूल है 256 और 4 है द्वितीय वर्गमूल, तो मूल 1 गुणा मूल 3 आना चाहिए। द्वितीय वर्गमूल तो 16 है। अरे द्वितीय की जरूरत नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेरा व्यवहार काल मूल 1 गुणा मूल 3 है। 3 है तो 4 हो गया। मूल 1 गुणा मूल 3 आ गया आपका। आ गया। आ गया। सबका आया कि नहीं आया? केवल पूना में आया है तो एक बार ऐसा करते हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं। आप लोगों ने कागज बदल देना, नहीं तो कटम पिट में आपकी हो जाएगा। अपन पढ़ते हैं फिर से लिखने का। आप जहां पर लिखा उसके पेज में नया कागज की चिंता मत करो, बहुत है अपने पास में। चलो अब फिर से लिखो। ग्रहित सूचुंगुल के द्वितीय वर्गमूल से, सूचुंगुल का द्वितीय वर्गमूल कितना है? 16। तृतीय वर्गमूल से गुणित करने पर, तृतीय वर्गमूल 4 है, तो 16 को 4 से गुणा किया। जो लब्ध आए, 16 गुणा 4 आया, अपन गुणा नहीं करना उसको, 64 हो गया। उससे किससे गुणित करना है? सूचुंगुल से गुणित किया। और सूचुंगुल कितना अपना? पनट्टी। तो पनट्टी को गुणा कर दिया। ये तो हो गया अपना नीचे भागाहार तैयार हो गया। इस भागाहार को किस में भाग देना है? प्रत्रांगुल में। प्रत्रांगुल कितना है? पनट्टी गुणा पनट्टी। तो ऊपर कितना है? 2 पनट्टी है। नीचे कितना है? 1 पनट्टी। 1 पनट्टी से 16 और 4 है, तो 1 पनट्टी से पनट्टी कट गया। ऊपर 1 पनट्टी बचा, उसको 256 गुणा 256 लिख दिया।
नीचे बटा 16 गुणा 4 बच गया। इसको कटमपेट करेंगे तो 4 गुणा 256 आ जाएगा। सर एक पलटी से एक पलटी कट गया, फिर ऊपर एक पलटी और नीचे 16 गुणा 4 बचा। यहाँ बताइए आगे दोबारा। हाँ यहाँ बस यहाँ तक आप सही आ गए। अब जो बचा ना आपका पलटी, उसको लिखे 256 गुणा 256 कर दो उसको। ठीक है, जो अब आ जो जाएगा। समूह की बची उसको 256 गुणा 256 करना ठीक और है। भाग 16 गुणा 4 करना। नीचे 16 4 है। अब आप लोग को जो एक 256 है उसको 16 गुणा 16 कर दो। लग गया ठीक है सर। और 16 4 बार आ गया पंडित जी, आ गया। आ गया। अभी 2 का आ गया, और किसका आया? 4 गुणित 16 ये आ गया। उर्मिला जी का आ गया। 3 आ गए। 4 गुणा 256 आ गया, मेरा भी आ गया। 56 आए। 4 गुणा 256 आ गया। 4 गुणा, मुझे को काटम पिटने 4 गुणा 256 चाहिए। 4 जो है हमारा तृतीय वर्गमूल आ गया। अब हमारे प्रीति जी का आ गया। 4 गुणा 256 आ गया। प्रथम वर्गमूल तृतीय वर्गमूल आ गया। चलो, अगर नहीं आया तो एक बार और करता हूँ क्लास में, फिर से करता हूँ। आ गया पंडित जी, हाँ? आ गया। आ गया है। हाँ, आप लोगों का आ गया, सबका नहीं। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आशा बहन का उत्तर नहीं है, उषा दोषी का उत्तर नहीं है, अशोका जी का नहीं है। सर मेरा यहाँ पर तो 16 गुणा 4 तो कर दिया 256 को ऊपर, नीचे 16 गुणा 4 ऊपर 216 गुणा 4, मतलब एक पलटी कट गई। ऐसा है, जिसका आ गया वो नहीं बोले, जिसका नहीं आया वो बोले। मेरे पास तो 2 हाथ में देख रहे, उषा नहीं है, आशा आ गया, उषा का आ गया जरूर। मैं भी हूँ सर मैं भी हूँ, नहीं आया मेरा भी। अच्छा ये फिर से नहीं आया। यहाँ तक आ गई ना। अब कोई बात नहीं, जिसका नहीं आया मैं फिर से बताता हूँ। आपको कागज उस पर मत देखना, नहीं तो आप कटम पीट में करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब समझो अपन नहीं चालू कर रहे, नीचे जहाँ कागज सफेद कागज ले लो, फिर से पेन ले लो और अब लिखते। अगर आपने वहां लिखा तो समझ में नहीं आएगा। एक पैसे एक पैसे कट गया। फिर अब शांत अब मैं बोलता हूँ। खाली सुनने का काम करो, पंडित जी जो बोलते हैं सुनने का काम करो। अब और लिखते रहो। यहां से पढ़ रहा हूं मैं दूसरी लाइन से। सुचुंगुल के द्वितीय वर्गमूल की वैल्यू कितनी है? 16। तृतीय वर्गमूल से उसकी तृतीय वर्गमूल गुणा 4। 16 को 4 से गुणा करके यहां तक आए। लिख लिया सबने? हाँ जी। जो लब्ध आए उसको नहीं, उसको किसी सुचुंगुल से, जो लब्ध आए ना उसको सुचुंगुल से गुणित करना है। सुचुंगुल से गुणित करना। सुचुंगुल कितना हमारा यहाँ पर? 50। तो कितना गुणाकार कितना तैयार हो गया? भागार अपना क्या तैयार आ गया? 64 गुणा 16 गुणा 4 गुणा 50। जैसे यहाँ लिखा उसी क्रम में बोलना अपने को। 16 द्वितीय वर्गमूल है, 4 तृतीय वर्गमूल है, 50 सुचुंगुल है। तो 16 गुणा 4 गुणा 50 ये भागार हो गया। किसमें भाग देना? प्रत्रांगुल को। प्रत्रांगुल कितना है? 50 गुणा 50। तो ऊपर लिखा 50 गुणा 50, नीचे लिखा 16 गुणा 4 गुणा 50। अब ऊपर 2 50, नीचे एक 50 कट गया जी। क्या बचा? 50 डिवाइडेड बाय 16 गुणा 4 बचा जी। अब 50 कितना है अपना? 256 गुणा 256। तो ऊपर क्या आ गया? 256 गुणा 256, नीचे आया 16 गुणा 4 आया जी। आ गया। यहां तक आया सबका? हाँ जी। अब ऊपर जो 256 है और नीचे 16 है, उसको काटा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16। दूसरा 56 तो रह जाएगा। अब जो 16 आया उसको नीचे भी 4 बचा, उससे काट दो तो 16 का 4 आ जाएगा और 4 गुणा 256 अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है सर, फिर से बहुत बढ़िया। 256 गुणा 256 था, नीचे 16 गुणा 4 था। एक 16 को 256 से काटा तो ऊपर आ गया 16 गुणा 256, नीचे बचा 4। नीचे के 4 से 16 घटा तो 4 गुणा 256 आया। 4 की जगह पर लिखा मूल 3, ठीक है। 256 की जगह लिखा मूल 1, तो मूल 1 गुणा मूल 3 हमारा अवार काल आ गया।
बोलो शांतिनाथ भगवान भगवान की जय। भैया आप लोगों ने बहुत आगे बढ़ गए हैं। ये तो हाँ। कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। आज मतलब घन धारा भी कर ली, घनागन भी कर लिया, ग्रहित उपरिम विकल्प भी कर लिया, और मुझे लग रहा है कि काफी तरक्की हो गई है स्वाध्याय वालों की जिस चीज को बहुत बढ़िया हो गया। संजय जी ठीक है ना? लग रहा है ना आपको? आज ठंडी ठंडी हवा आ रही, गर्म तो नहीं आ रही ना? चल रहा है। रोज गणित की गर्म हवा आती थी, आज गणित की ऐसी कूलर की हवा आ रही है सबको। आपको कैसा लग रहा है उषा जी? गणित थोड़ा समझ में है, पूरा समझ में नहीं आया। पूरा समझ में नहीं आया। अब वो चलिए नीचे का नहीं है। चलो 256 को 256 से काट दिया, फिर वो 16 और 4 का क्या करना है? नहीं 16 256 से कहाँ कटा? दोनों के एक ही कटेगा ना? हाँ एक कटेगा ना, 16 से 256 को काटा। हाँ तो 256 का 256 रहा, नीचे 16 गुणा 4 रहा। हाँ जी। अब एक 256 को तोड़ दो। हाँ जी टूट गया। 16 गुणा 16 कर दिया, एक 16 गुणा बच गया, तो क्या ऊपर के बचा 16 गुणा 256 बटा नीचे 4 बचा। हाँ जी। अब 16 और 4 को काटेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 गुणा 256 आ जाएगा ऊपर। आंसर आ गया 4 गुणा 256। 4 गुना 256। हाँ तो अब 4 आ गया प्रथम तृतीय वर्गमूल, अब ये 256 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थैंक यू सर। हाँ ये हो गया अपना। अब गंधारा में आ गए। अब अष्टरूप ग्रहित उपरिम विकल्प बतलाते हैं, बोलिए। अब पढ़ूंगा सर? हाँ पढ़ो। अब अष्टरूप में ग्रहित उपरिम विकल्प बतलाते हैं। सूच्यांगुल के दूसरे और तीसरे वर्गमूल को परस्पर गुणित करके जो लब्ध आवे। सूच्यांगुल का दूसरा वर्गमूल कितना है? 16। तीसरा वर्गमूल कितना है? 4। परस्पर गुणित करके जो आज को प्रतरांगुल से गुणित किया। अभी किससे गुणा किया? पनट्टी गुणा पनट्टी से गुणा कर दिया। पहले पनट्टी से गुणा करते, नीचे 2 पनट्टी आ गई। उसको लब्ध राशि को घनांगुल से भाजित करने पर, अब भाजित किससे किया? घनांगुल से। घनांगुल कितना है हमारा? पनट्टी का घन है। तो नीचे 2 पनट्टी और ऊपर 3 पनट्टी आ गई, तो वो वही चीज आ गई, कुछ नहीं है, वो उत्तर आ गया। तो बहुत सरल है। ठीक है। अरे पहले वाला ही है, पहले प्रतरांगुल 2 पनट्टी थी, तो नीचे इन्होंने पनट्टी और आ गई, तो क्या हो गया? ऊपर 3 पनट्टी है, नीचे 1 पनट्टी, 16 गुणा 4 है, तो वही उत्तर आने वाला 4 गुणा 256 आ गया। ये तो सबको ऐसे मुंह जबानी आ जाता। शंका, प्रस्तुत विकल्प मध्यम विकल्प में समाविष्ट क्यों नहीं होता है? समाधान, नहीं, क्योंकि सूच्यांगुल से बड़ी राशि का अवलंबन करके मनुष्य मिथ्या दृष्टि आभार काल के उत्पन्न करने पर इसे उपरिम विकल्प के होने में कोई विरोध नहीं आता है। मतलब उसने पूछा क्यों नहीं इसको नहीं बोलते, क्योंकि वो तो उपरिम है ना, घन धारा में जो है ये स्थान भी उपरिम विकल्प में जाएगा। ठीक है, चलिए। अब घनाघन में ग्रहित उपरिम विकल्प को बतलाते हैं। परस्पर गुणित सूच्यांगुल के दूसरे और तीसरे वर्गमूल से प्रतरांगुल को गुणित करके जो लब्ध आवे, उससे घनांगुल के उपरिम वर्ग को गुणित करके लब्ध राशि का घनांगुल में भाग देने पर मनुष्य मिथ्या दृष्टि आभार का लाता है। चलो आगे पढ़ो। उक्त भागार के जितने अर्धछेद हो, उतनी बार घनांगुल के अर्धछेद करने पर भी मनुष्य मिथ्या दृष्टि का आभार का लाता है। घनांगुल नहीं, घनांगुल लिखा है। हाँ ये आप कर सकते हैं, होमवर्क बिल्कुल तरीका वही है, वही कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। आप लोग करके दिखाना कल। ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ। अब क्या हो रहा है? अब आगे का नया तरीका क्या बता रहे हैं कि अपन इतना काटम पीट कर रहे थे, अगर हमें काटम पीट नहीं करना है तो भागार के जितने अर्धछेद हो उसकी भाज्यमान राशि के जितने अर्धछेद करेंगे तो ही वो फल आ जाएगा। जैसे 16 में 4 का 64 में 4 का भाग, 16 में 4 का भाग देना था, तो 4 के अर्धछेद कितने थे? 2 थे, तो 16 के 2 बार अर्धछेद करेंगे तो उत्तर 4 आ जाएगा। बस ये वही वाली बात है। मतलब भाज्यमान राशि के जितने, मतलब भागार के जितने अर्धछेद है उतनी भाज्यमान राशि के अर्धछेद करने पर भी वही उत्तर आता है। ये पहले भी बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। और उसका उदाहरण देना कि 16/4 है, तो एक तो 16 में 4 का भाग दो, उत्तर 4 आया। आचार्य कहते हैं नहीं, 4 के अर्धछेद निकालो, 2 आए, अब 16 को 2 बार आधा करो तो 4 आ जाएगा। आ ही जाता है, एक बार करोगे तो 8 आएगा, दूसरी बार करेंगे तो 4 आ जाएगा।
4 आ जाएगा। फिर से भाज्यमान राशि के जितने अर्धछेद हो, नहीं भागाहार के जितने अर्धछेद हो उतने भाज्यमान राशि के अर्धछेद करने पर वही उत्तर आता है। उदाहरण के लिए 16/4, उत्तर में पता 4 आना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि जो भागाहार कितना है 4, उसके अर्धछेद कितने हैं 2। 16 के कितने अर्धछेद करने हैं, 2 बार अर्धछेद करना। तो 16 का एक बार अर्धछेद किया था 8 आ गया, 4 आ गया ना। हाँ। छोटी संख्या को बताए तो आप लोगों को ऐसा समझो कि मतलब वही है, तरीका वही है। हाँ, अब उक्त भागाहार के जगत श्रेणी पर नीचे पढ़ो। अब उक्त भागाहार से जगत श्रेणी के भाजित करने पर एक अधिक मनुष्य राशि आती है। यह कैसे जाना जाता है? ऐसा पूछने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि मनुष्य गति में सूच्यंगुल के प्रथम वर्गमूल से सूच्यंगुल के तृतीय वर्गमूल को गुणित करके जो लब्ध आवे उससे शलाका राशि करके एक अधिक मनुष्य जीवों के द्वारा जगत श्रेणी अपहृत होती है। अर्थात एक अधिक मनुष्य राशि को जगत श्रेणी में से घटाते जाना चाहिए और शलाका राशि में से उत्तरोत्तर एक कम करते जाना चाहिए। इस प्रकार करने से शलाका राशि के साथ जगत श्रेणी समाप्त हो जाती है। इस खुद्दाबंद के सूत्र से जाना जाता है कि उक्त भागाहार के जगत श्रेणी के अपहृत करने पर एक अधिक मनुष्य राशि लब्ध आती है। मतलब क्या क्या, एक तरफ रखी जगत श्रेणी, जगत श्रेणी को श्रेणी करें, दूसरी तरफ की शलाका राशि। शलाका राशि क्या होगा, सुचुंगुल का प्रथम वर्गमूल गुणा सुचुंगुल का तृतीय वर्गमूल। यहाँ पर जो अव्वार काल है ना, वही शलाका राशि हो गई। और वो जगत श्रेणी थी जिसमें भाग देना था, उसको उन्होंने वहां पर मेन राशि के रूप में उन्होंने विस्थापित किया। अब एक एक बार कितनी घटाएंगे, एक अधिक मनुष्य की राशि और एक शलाका कम कर देंगे, दूसरी बार घटाएंगे, तीसरी बार घटाएंगे। ऐसे जब इधर शलाका समाप्त होगी उधर जगत श्रेणी भी समाप्त हो जाएगी। ये आचार्य का, जिसको हम कहते हैं ना अपरत वाला विधान है, उस अपरत वाले विधान को बता दिया उन्होंने। चल आगे चलेंगे। राशि 2 प्रकार की है, ओज राशि और युग्म राशि। उनमें से ओज राशि 2 प्रकार की है, तेजोज और कलयोज। आगे इन्हीं के स्पष्टीकरण करते हैं। जिस राशि को 4 से भाजित करने पर 3 शेष रहते हैं वह तेजोज राशि है। जिस राशि को 4 से भाजित करने पर 1 शेष रहता है वह कलयोज राशि है। युग्म राशि 2 प्रकार की है, कृत युग्म और बाधर युग्म। आगे उसी युग्म राशि के भेदों का स्पष्टीकरण करते हैं। जिस राशि को 4 से भाजित करने पर 4 शेष रहते हैं, अर्थात जिसमें 4 का पूरा भाग जाता है, वह कृत युग्म राशि है। तथा 4 से भाजित करने पर जिस राशि में 2 शेष रहते हैं वह बाधर युग्म राशि है। प्रकृत में क्योंकि मनुष्य राशि तेजोज राशि है, इसलिए जगत श्रेणी में सूच्यंगुल के प्रथम और तृतीय वर्गमूल के गुणनफल रूप भागाहार का भाग देने से जो राशि लब्ध आएगी वह कृत युग्म रूप होने से उसमें से एक कम कर देना चाहिए। सर इसको समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा तो आया है, कुछ नहीं आया, 2 प्रकार की बताइए। आप ही समझाएंगे सर। कुछ नहीं समझ में नाम ही आया। नहीं है। 2 प्रकार की राशि बताइए, उनके 2 भेद बताइए। भेद है। सही। देखो, आपको 4 संख्या लिखनी है जी ये थोड़ा नया विषय आया, हाँ जी, समझ में आ जाएगा। देखो अपन तो गणित पढ़ने बैठे हैं, है ना। 13, 14, 15 और 16 4 लिख लीजिए आप। 13, 14, 15 और 16 जो आपने पढ़ा है ना, उसको मैं सरल अंकों में बता रहा हूं तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। क्या लिखा आपने? 13, 14, 15, 16 और सब में 4 का भाग दो। 13 में 4 का भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगा और 1 शेष रहेगा। 4 × 12 और 1 शेष रहेगा। तो 4 का भाग देने पर कितना शेष रहा? 1 शेष रहा 13 में। 14 में भाग देंगे तो कितना शेष रहेगा? 2 शेष रहेगा। 15 में भाग देंगे 4 का तो कितना शेष रहेगा? 3। और 16 में भाग देंगे तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ये हो गया। क्या लिखा आपने पहला? 13, 14, 15, 16। इसमें सबका भाग देना है 4 का, और जो शेष है उसको लिखना है। मैं इतना छोटी संख्या ले रहा हूं कि आपको कभी भी भूलेंगे नहीं। क्या प्रीति जी? क्योंकि देखो ये यहाँ जो लिखी हो तो, लेकिन हमें समझना तो पड़ेगा ना, छोटे समझ रहे हैं। और ये बिल्कुल याद रहने वाला। 4 का पहाड़ा भी याद है अपने को, और संख्या भी याद रखते। विमलनाथ भगवान से लेकर शांतिनाथ भगवान और शांति हो जाएगी उसके बाद। 13, 14, 15 और 16। शांतिनाथ भगवान पर शांति की हो गई, पूरा का पूरा भाग चला गया और 0 आ गया।
है ना। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ संख्या है इवन नंबर, कुछ संख्या ऑड नंबर, जिसको बोलते हैं विषम संख्या और सम संख्या। पढ़े थे अपन, बच्चों ने पढ़े थे सम संख्या। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इनको बोलते हैं विषम संख्या। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इनको बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या। तो अपन ने 13, 14, 15 और 16 उसमें सम संख्या को अलग कर दो, विषम संख्या को अलग कर दो। तो 13 और 15 तो विषम है और 14, 16 सम संख्या है। सम संख्या, सम संख्या। ठीक है ना। आप एक टेबल बना लीजिए, आपकी बराबर कहीं बोल भी सकते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, इतना सरल है कि इसमें कोई गणित नहीं लगेगा कि हाँ आप गणित के एक्सपर्ट है, लेकिन कुछ भी गणित नहीं है। अब 13 और जो 15 लिखा है ना प्रीति जी, उसके ऊपर आप लिख दीजिए ऊज, क्या लिख दीजिए ऊज, और 14 और 16 में लिख दीजिए आप युग्म, ठीक है। और उन्होंने बोला राशि 2 प्रकार की होती है, एक का नाम है ओज और दूसरे का नाम है युग्म। ये लिखा ना, यही पढ़ा अपन, फिर पढ़ेंगे इसको। आप लिख लो कागज में इन नंबर से, फिर आप पढ़ेंगे, समझ आएगा। तो 2 राशि। अब उसके नीचे अपन लिखा 13 और 15, ठीक है। और 13 के नीचे 4 से भाग दिया तो 1 शेष रहा था और या 3 शेष रहा, ठीक है ना। अब इसमें से एक कलियोज और तेजोज है, जो 3 बचा उसका नाम तेजोज है। मैंने याद आ गया, मैं भी भूल जाता हूँ, याद कैसे रखता हूँ। 3 का तेजोज है, ती 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 तेजोज, ठीक है। और इसका नाम क्या हो गया, कलियोज। कलियोज। 1 का बोला कलियोज क्या, और 3 के नीचे लिख दिया तेजोज। तो अब क्या हो गया कि ओज राशि 2 प्रकार की होती है, कलियोज और तेजोज। उदाहरण में आपको बता दिए। अगर आगे आप परमिशन दें तो आगे बढ़ो। ये जहाँ 3 बचा उसको कलियोज एक ही है, जहाँ 1 बचा है उसको फिर से लिखा मैंने एक बार और बता दीजिए। मैंने 13 और 15 एक तरफ लिखा, 14 और 16 दूसरी तरफ लिखा। ये तो 13 और 15 के ऊपर लिख दिया ओज राशि जी, और 14 और 16 के ऊपर लिख दिया युग्म राशि। हाँ जी, हाँ जी। अब जहां 13 लिखा था उसके नीचे लिखा था शेष कितना रहा था 1, और 15 लिखा था उसके नीचे लिख दो शेष रहे 3 रहे, हाँ जी। ठीक है ना। तो जहां पर 1 शेष रहता है उसको बोलते हैं कलियोज, अच्छा, और जहां पर 3 शेष रहता है उसको बोलते हैं तेजोज, ठीक है। अब युग्म राशि में जहाँ 14 लिखा था, है ना, और जहां पर 16 लिखा था वहां 0 शेष था, हाँ जी। तो वहां लिख देंगे कृत युग्म, कृत बोल देंगे कृत युग्म। 16 में कृत क्यों, सब कर लिया उसने, सारे कर्म को नाश कर, 0 में 0 हो गया, 0 सारे कर्म कृत हो गया, है ना। कृत करते होंगे। और जब बादल लिखा हुआ लिख दे, बाकी 14 के नीचे तो बादल युग्म, क्या लिखा बादल युग्म। अच्छा, ये लिख लिया। अब अपन पढ़ते हैं, अब आपको समझ में आएगा। ये आप ध्यान रखना कि आपने क्या लिखा है। तैयार है, टेबल तैयार हो गई आपकी? हाँ जी। अब पढ़ेंगे तो अपने को पूरा समझ में आएगा। हाँ, पढ़ो प्रीति जी, पढ़ो। राशि 2 प्रकार, राशि 2 प्रकार की है, ओज राशि और युग्म राशि। उनमें से ओज राशि 2 प्रकार की है, तेजोज और कलियोज। आगे इन्हीं को स्पष्टीकरण करते हैं कि जिस राशि को 4 से भाजित करने पर 3 शेष रहते हैं वो तेजोज राशि है। जिस राशि को 4 से भाजित करने पे 1 शेष रहता है वह कलियोज राशि है। युग्म राशि भी 2 प्रकार की है, कृत युग्म और बादर युग्म। आगे उसी युग्म राशि के भेदों का स्पष्टीकरण करते हैं। जिस राशि को 4 से भाजित करने पर 4 शेष रहते हैं, अर्थात जिसमें 4 का पूरा भाग जाता है, वह कृत युग्म राशि है। तथा 4 से भाजित करने पर जिस राशि में 2 शेष रहते हैं वो बादर युग्म राशि है। प्रकृत में क्योंकि मनुष्य राशि तेजोज रूप है, इसलिए जगत श्रेणी में सूच्यंगुल के प्रथम और तृतीय वर्गमूल के गुणनफल रूप भागाकार का भाग देने से जो लब्ध राशि आएगी, जो राशि लब्ध आएगी वह कृत युग्म रूप होने से उनमें से एक कम कर देना चाहिए।
बस समझ में आ गया। अब इन्होंने जो भी बताया, देखो काम करना चाहिए वो तो भगवान जाने कि मनुष्य राशि की संख्या कौन है। इन्होंने जो राशि बताई थी कृतयुग में किसने कहा, उन्होंने एक बात बताई कि मनुष्य राशि वो तेजोज राशि कौन सी है, तेजोज राशि। और अपन जो ये जो अवार काल से जो भाग दे रहे हैं किसका, मूल 1 और मूल 3 का गुणा करके दे रहे हैं, वो जो है कृतयुग में है। ये लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो आचार्य लिखा वो, या मेरे को क्या पता है, आचार्य भगवान से पूछना पड़ेगा। ये लिखा यहाँ पर जगत श्रेणी में सुचुंगल के प्रथम वर्गमूल गुणनफल जो भागार्थ जो राशि आती है, गुणनफल रूप स्वरूप भागार का भाग देने से, मतलब जो भागार का भाग जो राशि लब्ध आएगी वह कृतयुग्म है, वो कृतयुग्म से उसमें से एक कम कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य राशि तेजोज है, और जगत श्रेणी में जो आपको भाग करेंगे तो उसमें कृतयुग्म आएगी। बस इतनी सी उन्होंने बात बताई। ये तो समझ में आ गया। या 13, 14, 15 जो है ना मैंने बताया, ये आपको समझने के लिए रख लीजिए। हाँ आ गया। हाँ जी, ये तो समझ में आ गया। अब बस इतना अंतर जरूर है, मुझे नहीं आ रहा इसे समझ में, कि एक आता कली के नीचे वाले बोल रहे तेजोज बोल रहे हैं, वो तो समझ आ गया कृतयुग के नीचे तो 0 है, तो इनको तेजोज बोलना चाहिए। लेकिन आचार्य ने जो लिखा है वही अपने को पढ़ना पड़ेगा, तो ऊपर परिभाषा भी वही बताई उन्होंने। देखो क्या लिखा, 3 शेष रहते हैं और तेजोज राशि है, तो अपन ने जो परिभाषा बताई बिल्कुल सही लिखी है। आगे भगवान महावीर से पूछेंगे अपन। हाँ चलो आगे पढ़ो। खुदा बंद में एक मिनट। हाँ, खुदा बंध में मिथ्या दृष्टि इत्यादि विशेषण से रहित सामान्य मनुष्य राशि का प्ररूपण होने से वहां पर सूच्यंगल के प्रथम और तृतीय वर्गमूलों के परस्पर गुणफल रूप भागाहार का जगत श्रेणी में भाग देने से जो लब्ध आवे उसमें से एक संख्या का कम करना युक्त है, परंतु यहाँ जीव स्थान में तो मिथ्यात्व विशेषण से युक्त जीवों के प्रमाण का प्ररूपण किया गया है। अतएव मिथ्या दृष्टि मनुष्य राशि लाने के लिए उक्त भागाहार से जगत श्रेणी के भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसमें से एक अधिक 13 गुणस्थान वर्ती मनुष्य राशि अपनयन राशि होना चाहिए। मैंने पहले बताया था अपनयन राशि किसको कहते हैं, प्रक्षेप भागाहार और अपनयन भागाहार अपने पढ़ा कैलकुलेट किया था, नारक मिथ्या दृष्टि जीव राशियों में निकालने का लिए। अपनयन में जिसको घटाना, अपनयन घटाने वाली संख्या को अपनयन कहते हैं। अभी एक खुद्दाबंद किसको कहते हैं मुक्ता जी, ये दूसरे जो खंड है उसका नाम पहला खंड जीवस्थान, दूसरा खंड है खुद्दाबंद, बंद स्वामी द्विचय। तो आचार्य श्री अपने को खुद्दाबंद दूसरे खंड में जो सूत्र है उसके याद दिलाते हैं, क्योंकि द्रव्य प्रमाणानुगम के सारे सूत्र जो हम तीसरी पुस्तकें पढ़ रहे हैं ये दूसरे खंड खुद्दाबंद में भी आने वाले हैं। आने वाले हैं खुद्दाबंद में। तो ये आपने तीसरी पुस्तक पढ़ ली तो मतलब आपने खुद्दाबंद पढ़ लिया और एक पूरा खंड उठा था। खुद्दाबंद में केवल एक ही खंड है, एक ही पुस्तक है, तो तीसरी। लेकिन अंतर क्या है प्रीति जी, वहां और यहाँ में क्या अंतर है? वहां पर गुणस्थान की बात नहीं की, वहां पर सिर्फ बात करेंगे नारकी जी, तिरंज गति, तो अच्छा हो ये हो गया। और यहाँ क्या करेंगे, नारकी करेंगे, 4 गुणस्थान करेंगे और अलग अलग पृथ्वी की भी बात करेंगे, ये बात बताते हैं। तो वो बोलते हैं कि वहां पर तो सामान्य की बात करते हैं इसलिए ठीक है, लेकिन यहाँ तो मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं। तो विशेषार्थ ने बताया कि बात सही है, क्योंकि तो क्या करना पड़ेगा कि अगर जो सामान्य मनुष्य है और उसमें मिथ्या दृष्टि निकालना है तो दूसरे 7 13 गुणस्थान की जीव राशि को घटाना पड़ेगा, बस ये उन्होंने बताया। अब वो राशि इतनी कम है क्योंकि इस मिथ्या दृष्टि जीव राशि में असंख्या आते हैं, लब्ध पर्याप्त जीव भी है इस मनुष्य में, और वो जो दूसरे गुणस्थान से लेकर जो वो 13 14 गुणस्थान तक की जीव राशि है वो बहुत कम है, वो भी असंख्यात में है मतलब, लेकिन वो नहीं, वो सब संख्यात में जाएगी, मनुष्य की सब संख्यात में जाएगी, मनुष्य की सब संख्यात में जाएगी। तो असंख्यात में संख्यात घटाना तो बहुत कम हो गई है। तो उन्होंने बोला कि हाँ वास्तव में बात सही है। ये बात किसने खोली? विशेषार्थ ने खोली। बात समझ में आई? हाँ। ये जो फार्मूला दिया ये सूत्र किसका? खुद्दाबंद का है। लेकिन वहां पर तो सामान्य मनुष्य राशि की बात है और यहाँ पर किसकी बात है? मिथ्या दृष्टि जीव राशि की बात है। तो सामान्य मनुष्य राशि मिथ्या दृष्टि राशि कैसे निकालेंगे कि मनुष्य के 14 गुणस्थान होते हैं, तो दूसरे गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान 14वें गुणस्थान तक के जीव को अपन घटा देंगे
तो ये हमें जो पहले गुणस्थान की मिथ्या दृष्टि जीव राशि आ जाएगी। ये बात अपने को समझ में आए ऐसी बात है। संजय जी बिल्कुल ठीक है? हाँ जी। आप सीरियस होके क्यों सुन रहे हैं? ठीक है, ठीक है जी। हाँ, अभी सीरियस होने के दिन गए, सबको आनंद से पढ़ना। चलो, शंका, यह कैसे जाना जाता है? पढ़िए। शंका, यह कैसे जाना जाता है? समाधान, रूपाधिक मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव राशि के द्वारा जगत श्रेणी अपहृत होती है। इस सूत्र में रुवा यह बहुवचन निर्देश पाया जाता है, जिससे जाना जाता है कि यहाँ पर उक्त भागाहार से जगत श्रेणी के भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसमें से एक अधिक 13 गुणस्थान वर्ती जीव राशि अपनयन राशि है। रुवपक्षिक तयहिम इस पद के व्याकरण के नियमानुसार जिसमें पूर्व निपात हो गया है, ऐसा बहुव्रीहि समास होने के कारण रूप पद के बहुवचन से रहित होने के कारण भी उससे भी बहुत्व की उपलब्धि हो जाती है। रूवम पक्षितयहि इस प्रकार एक वचन भी कहीं देखा जाता है तो भी कोई दोष नहीं आता, क्योंकि बहुत जीवों का जाति द्वारा एकत्व देखने में आता है। अभी क्या बताया आचार्य ने? थोड़ी अपने को व्याकरण पढ़ा दी। व्याकरण में बहुव्रीहि समास पढ़ाया, बहुवचन की उन्होंने बात बता दी और निपात बता दिया। 3 चीज बताई। क्या बताई? निपात, बहुव्रीहि समास और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को पढ़ा दिया। अब अपने को व्याकरण तो पढ़नी नहीं, अभी तो आपके परमागम कोर्स में व्याकरण तो है नहीं है, इसलिए मैं आपको साधारण ही बताऊंगा, मतलब कि क्या बात है। इस पर्वत पर मोर नाच रहे हैं। क्या नाच रहे हैं? मोर नाच रहे हैं। मोर तो बहुवचन है, एक मोर नहीं नाचे, बहुत मोर नाच रहे हैं। मोर नाच रानी का, इस पर्वत पर मोर नाच रहे हैं। तो मोर तो एक वचन किया, लेकिन समझना क्या? बहुवचन समझना है। क्या समझना है? एक वचन करके बहुवचन समझना। एक बात तो बताया। और बहुव्रीहि समास का जब अपन देखेंगे कि जहां दोनों पद समान हो, कहीं पर जैसे हो ना, जैसे 5 पांडव तो संख्यावाचक, अलग अलग जगह पर अलग अलग समास के नियम लगते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इतना बताया कि जो रूप नहीं लेकर रुवा लिखा, जो बहुवचन लिखा है, उसका मतलब ये है कि दूसरे गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक की जीव राशि है ना, उसको घटाना, उसको घटाना। और वैसे भी अपन ने उसको एक मानी थी और एक नहीं थी, वो बहुवचन था। अपनी समदृष्टि में भी आपको याद होगा 13 मिथ्या दृष्टि जीव राशि मानी थी। सासादान आदि 13 गुणस्थान को अपन ने 1 माना था, सिद्ध राशि को अपन ने 2 माना था, लेकिन वो वास्तव में 1 नहीं था, वो बहुत वचन की जीव राशि थी। ये तो सिर्फ मैंने सोचा इसलिए मैंने बताया यहाँ, मतलब कि एक रुवा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर रुवा का तो उन्होंने बोला है आचार्य ने कि यहाँ पर बहुवचन है, जिससे मतलब लिखना चाहिए कि सासादान आदि 13 गुणस्थान वर्ती जीव राशि को घटाने की बात यहाँ पर बताई है। ठीक है, बस इतनी सी बात उन्होंने बताई है। और व्याकरण में कहीं कहीं पर ऐसा होता सूत्रों में कि एक वचन बहुवचन की जगह पर एक वचन आता है। शंका, पढ़िए, आगे पढ़िए। यहाँ जाति से क्या अर्थ अभिप्रेत है? समाधान, यहाँ पर चेतना आदि समान परिणाम जाति से अभिप्रेत है। इसलिए उक्त भागाहार का जगत श्रेणी में भाग देने पर जो भाग लब्ध आवे उसमें से एक अधिक 13 गुणस्थान वर्ती जीव राशि के प्रमाण के कम कर देने पर मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव राशि का प्रमाण होता है। यह सिद्ध हो गया। कि जगत श्रेणी की संख्या क्या माननी है? क्या पूछा उषा जी ने? मैं पूछ रही हूँ जी। जगत श्रेणी की संख्या क्या होगी? जिससे जगत श्रेणी के अपने अवधि ज्ञानी मन पर से पूछना पड़ेगा। इसमें कहा ना जगत श्रेणी में नहीं, वो हमारी सब काल्पनिक संख्या है, हम नहीं बता सकते। अगर आपके मुनिराज अवधि ज्ञानी मन पर ज्ञानी आए तो वो बता सकते हैं उनको। अच्छा, वो बताएंगे तो हमको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको भी पहले अवधि ज्ञान प्रकट करना पड़ेगा। ये जो हमें भाग देना है, भाग देंगे जगत श्रेणी से, तो कुछ कल्पना में लेके भाई कितनी संख्या नहीं, जगत श्रेणी को हमको सुचुंगुल के प्रथम वर्गमूल गुणा सुचुंगुल के तृतीय वर्गमूल से भाग देना है। देखो यहाँ पर जो बताया जा रहा है ना, ये सूत्र असंख्यात अनंत वाली राशि के सूत्र में जो बताई गई है, उसको बोलते हैं द्रव प्रमाणानुगम के अर्थ प्ररूपणा।
आचार्य ने उस अल्परूपणा का काल्पनिक दृष्टि से अपने सब माना, परिणति से मान के करते हैं, सब काल्पनिक दृष्टि है, लेकिन वो सब संख्यात है, राशि वो संख्यात में नहीं है। असंख्यात और असंख्यात हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। अब आपने जो प्रश्न पूछा है यहाँ पर कि जगत श्रेणी को अपन अव्वार काल क्या है कि सूच्यंगुल का प्रथम वर्गमूल गुणा सूच्यंगुल का तृतीय वर्गमूल, इससे भाग दर करके जो संख्या आएगी उस संख्या वो क्या आएगी, सामान्य मनुष्यों की संख्या आएगी। हमें यहाँ पर निकालनी मिथ्यादृष्टि जीव राशि निकालनी है। तो आचार्य कहते हैं कि एक अधिक सासाधारण गुणस्थान से लेकर अयोग केवली तक जितने मनुष्यों की संख्या है उसको घटा देंगे तो हमें यहाँ पर मनुष्य मिथ्यादृष्टि जीव की संख्या मिल जाएगी। ये उन्होंने एक अधिक का क्या मतलब है इसमें? ये अपन ने देखा था ना, ये शुरू से रूपाधिक रूप सूत्र में लिखा है एक अधिक, मतलब एक अधिक घटाना, उसमें एक जोड़ के, जैसे मनुष्य की संख्या था 700 करोड़, तो 700 करोड़ में एक और जोड़ देना और उसको उस संख्या से घटाना, तो अपने को मतलब जो मिल जाएगी। ठीक है ना। ये एक का वहां भी आता है, मैंने बताया था ना कि जैसे अपन छठे वर्ग स्थान इकट्ठी में से एक कम करते हैं, जो संख्या आती है तो वो एक आती है ना, 20 अंक प्रमाण आती है, उसमें एक कम करते हैं। यहाँ पे भी एक कम करने वाली बात बराबर आ रही है। ठीक है ना। ये सूत्र ही एक कम करना। चलो आगे चलो। अब बहुत ही अधिक बताइए। हाँ, अब प्रीति जी बहुत ही जिस प्रकार विशेषार्थ है, सूच्यंगल के प्रथम और तृतीय वर्गमूल का परस्पर गुणा करके जो लब्ध आवे उसका जगत श्रेणी में भाग देने पर एक अधिक सामान्य मनुष्य का प्रमाण आता है। अतएव लब्ध में एक कम कर देने पर सामान्य मनुष्य राशि का प्रमाण आता है, परंतु प्रकृत में मिथ्या दृष्टि मनुष्य राशि लाना है। अतएव उक्त सामान्य मनुष्य राशि में से सासाधन आदि 13 गुणस्थान वर्ती मनुष्य राशि के प्रमाण को और कम कर देना चाहिए, तब मिथ्या दृष्टि मनुष्य राशि का प्रमाण होगा। यहाँ तक अपनी बात समझ में आ गई। अब 4 लाइन और पढ़नी, फिर अपन यहाँ पर रुकेंगे। बोलो। जिस प्रकार दूसरी पृथ्वी के मिथ्या दृष्टियों के खंडित आदि का कथन कर आए हैं, उसी प्रकार इस मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव राशि के खंडित आदि का कथन करना चाहिए। इतना विशेष है कि यहाँ पर सूच्यंगुल के प्रथम वर्गमूल से तृतीय वर्गमूल के गुणित करने पर अवहार काल का प्रमाण होता है, तथा मनुष्य मिथ्या दृष्टि राशि का प्रमाण लाने के लिए सर्वत्र एक अधिक 13 गुणस्थान वर्ती जीव राशि का प्रमाण घटा लेना चाहिए। ये मिथ्या दृष्टि जीव राशि का क्या बताया? अपने आज की स्वाध्याय समाप्त हो गई। अभी अपन क्या बता रहे हैं? आज जो आप लोगों ने इतनी अच्छी गणित करके आप लोगों ने सबने बताया, किस पर अपने गणित लगाई थी? अव्वार काल पर। मुग्धा जी किस पर लगाई थी गणित? सारी किस पर लगाई थी आज? कौन कौन सी धारा में लगाई थी? कौन कौन सी धारा में लगाई थी? कौन कौन सी द्विरूप वर्ग धारा में लगाई थी? तीनों में लगाई थी। समझ में आया कि नहीं आया? सबको जरा हाथ खड़ा करना। जब कितने हाथ खड़े होते देखता हूं आज, कितने हुए? कि जिस विषय को इतने कहकर के कठिन है और शैवक्षम बढ़ाने का विषय है और जिनवाणी की अवज्ञा होती आ रही, हर जगह करे आ रहे हैं, और कहीं पर भी धवला पुस्तक 3 का स्वाध्याय नहीं होता। और आज हमारी सभा के अंदर आप लोग ईमानदारी से बताना, आज आपको गणित पूरी समझ में आई कि नहीं आई? मैं गिनना चाहता हूँ कितने लोग बोल रहे हैं, कितने लोग हैं। उर्मिला जी आपको आई? जी। प्रीति जी आपको आ गई? हाँ, आ गई। कहाँ गए वो दिन जब आप समझते थे कि धवला पुस्तक 3 के गणित हमारे ज्ञान का विषय नहीं है ना? आप हर जगह पूछ लीजिएगा, धवला पुस्तक 3 को शैवक्षम बढ़ाने का विषय है और ये कहकर जो है ना अवज्ञा कर दी जाती है। लेकिन आज आपको लगा होगा कि कितनी प्रसन्न। अशोक जी आपको आज पूरी आई कि कम आई? तीनों धारा में आ गई सर। तीनों धारा में सरल करके समझा। नहीं, मैंने कुछ नहीं समझा आप लोगों ने। संजय जी आपको आई कि नहीं आई? समझ आ गई ना? हाँ, ममता जी, उर्मिला जी, आपने कई क्लासेस मिस कर दी, फिर भी आज आपको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। तो मतलब कितना आनंद का बात है। और हम कहां पर आ गए? मनुष्य मतलब अपनी आधी से भी अधिक पुस्तक समाप्त हो गई और कोई गणित नहीं है। ये अंतिम गणित का चरण चल रहा है। जो एक सूत्र और आएगा ना, उसके अंदर जरूर आपको मतलब और आएगी, लेकिन अब मैं समझाऊंगा।
बस उसमें क्या कि जरा जम्बूद्वीप वगैरह, लवण समुद्र वगैरह सब समुद्र की गणित है, अपन उसको करेंगे। त्रिलोक पंडिती का थोड़ा विषय, त्रिलोक सार का विषय है। और इसके बाद में आचार्य वीरसेन ने जो गणित बताया उसको शब्दों के द्वारा, जैसे आज अपन ने पढ़ा ना, ऐसे समझाकर पूरी मार्गणा अपनी हो जाएगी। अपना समय हो चुका है, अपन रुकेंगे। बहुत हर्ष की बात है, मतलब कि आप लोगों ने बहुत धैर्य रख के, है ना, आप लोगों के जिनवाणी की, समझते नहीं, आप फिर भी बताते समझाते नहीं रहते हैं, नहीं समझाते रहते हैं, समझाते रहते नहीं, मैंने कुछ नहीं समझाया, आप लोगों ने मेहनत की है, मैंने कुछ आपने नहीं। समझाया। चलिए अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे, अपना हो चुका है, जिनवाणी स्तुति करेंगे अभी यहाँ पर, है ना। कोई करेगा क्या जिनवाणी स्तुति कि आज मैं कर लूं? आप चलो। अरे ममता दीदी को बोला था ना, किसको? ममता दीदी को। हाँ, ममता आंटी कीजिए, ममता जी, हाँ। कीजिए ममता आंटी। नीचे बैठ के बोलो, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आती, नीचे बैठ के बोलो। सुन करवाणी जिनवर भव सफल भजन तपाय जी। सुन वाणी जिनवर की समाय जी। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है। वाणी माँ को वंदना वंदना शत